तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ स्कोर की वर्किंग कमेटी मीटिंग में, जिन्होंने समय निकाल करके अभी ज्वाइन किया है। और मेरे ख्याल से हमारी स्कोर की ये पहली डिजिटल मीटिंग हो रही है। और इसके पहले हम लोगों ने कोर ग्रुप की एक कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग किया था, उसमें बहुत सारे मुद्दे चर्चा किए थे और उसी में ये विचार किया गया था कि हम लोग जल्द ही स्कोर का वर्किंग कमेटी का जूम मीटिंग करेंगे और फिर हम लोग इसी से आगे रोजमर्रा में अपने स्कोर के कामों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तब तक चलाएंगे जब तक कि ये कोविड-19 का जो इशू है इसमें गैदरिंग या बाकी चीज़ें संभव नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी संभव नहीं है। तो ऐसे में हमारे जो स्टीयरिंग कमेटी जो वर्किंग कमेटी है उसके करीब 30-32 मेंबर हैं जो हमारी वर्किंग कमेटी में है। उनमें से बहुत सारे साथियों ने अभी ज्वाइन किया है, कुछ साथी अभी ज्वाइन करेंगे हम लोगों को। तो अभी आज का जो मीटिंग है वो बहुत शॉर्ट टाइम है, क्योंकि ये जूम पर है, इसमें हमारे पास समय तकरीबन सवा घंटे का होगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि वो बातचीत को सुने और बहुत संक्षिप्त में नेक्स्ट में अपनी बातचीत को रखें और जो बिंदु विचार के लिए रखे जाएंगे उनके लिए जो साथी हम लोगों ने तय किए हैं जो उन बिंदुओं को प्रस्तुत करेंगे, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी कोशिश करें कि कम समय में अपनी बात को रख दें, जिससे कि बाकी समय थोड़ा मिल पाए हमारे अन्य साथियों को उसमें कुछ चर्चा करने का या सुझाव देने का या कुछ एक्शन पॉइंट निकालने का। तो आज की बैठक का सबसे पहले तो मैं अम्बरीश जी का बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आज की इस बैठक को ज्वाइन किया है। नितरंजन जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो न केवल इसमें ज्वाइन किए हैं बल्कि आज की जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने बहुत मदद की है। और मैं सभी साथियों का तो स्कोर की वर्किंग कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं उनका भी इस बैठक में बहुत स्वागत करता हूँ। आज की बैठक का जो एजेंडा है वो मोटे तौर पे एक नेशनल लेवल पर क्या परिस्थिति है पूरे देश में विभिन्न राज्यों में, खासतौर से कोविड-19 जो हमारे सामने इस समय महामारी और एक बड़ी अभूतपूर्व संकट के रूप में है, जिसके चलते शिक्षा की बड़ी परिस्थितियाँ अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरीके की है। ऐसे में राष्ट्रीय लेवल पर नेशनली कैसे IT फोरम इन चीज़ों को देख रहा है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में अम्बरीश राय जी हैं। ऑनलाइन एजुकेशन पर बहुत हम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी चर्चा चल रही है, टीचर कम्युनिटी भी इस ऑनलाइन एजुकेशन में इन्वॉल्व है। इन सारे मुद्दे क्या है, इसके अंदर क्या चैलेंजेस है, कितना ये पहुंच पा रहा है, कितना लोग जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन और टीचर्स की अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर के रमाकांत राय जी हमारे बीच में आएंगे, तकरीबन 2:30 बजे हम लोगों को ज्वाइन करेंगे, वो इस पर अपनी बातचीत रखेंगे। दूसरा मुद्दा है कि कोविड-19 है, इसके पहले भी पोषण की बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, खासकर 0 से 14 साल के या उससे ऊपर के बच्चों के लिए, और कई सारी स्कीम्स भी हैं जो इन पोषण के मुद्दों को हल करती है। लेकिन अभी कोविड-19 में पोषण की अलग प्रकार की बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी इसमें पोषण के जो मुद्दे हैं, शिक्षा के साथ वो कैसे जुड़ते हैं और शिक्षा और पोषण का उनका संबंध क्या है, इसको लेकर के उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर वीना गुप्ता जी है जो इस मुद्दे पर अपनी बातचीत रखेंगे। अभी हमने और आपने सबने सुना है कि बड़े पैमाने पर हमारे राज्य के जो मजदूर थे, कर्मचारी थे या बहुत सारे यूथ थे जो अपने रोजगार के लिए, अपनी जीविका उपार्जन के लिए विभिन्न राज्यों में उसके लिए गए थे। और अभी जब कोविड-19 का जो प्रॉब्लम हुआ और इसमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात, सिक्योरिटी की बात, तमाम तरीके की चीज़ें हुई, उसके चलते कई रोजगारों पर संकट हुआ। कई लाखों की संख्या में परिवार जो है वो अपने अपने तरीकों से, बहुत कष्टमय तरीकों से अपने अपने जिलों में, अपने अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, अपने अपने गांव में वापस गए हैं। उनके साथ बहुत सारे बच्चे भी वापस आए हैं जो कुछ सीजनल पलायन करते हैं और कुछ लगभग लंबे समय से इस राज्य से प्रवासी के तौर पर बाहर राज्य में, दोनों ही लोग वापस आए हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारी राज्य की जो नियमन है, जो उसके कानून है, राइट्स हैं, जो चिल्ड्रन राइट्स है, वो कैसे उनको मिले, इस पर बातचीत करने के लिए क्या मुद्दे हैं, वो कैसे वो मिल सकते हैं। उन बच्चे जो रजिस्टर्ड बच्चे हमारे राज्य में हैं, उन बच्चों के साथ इन बच्चों का क्या मसले कैसे हल किए जाएंगे,
ये बड़ा इशू है, बड़ा चैलेंज है। उनके शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनके पोषण का, उनकी सुरक्षा का तमाम मुद्दे हैं इसके अंदर। इस पर खालिद चौधरी जी अपनी बातचीत रखेंगे और इसके कुछ दूसरे पक्षों पर हमारे बीच में संदीप खरे साहब जुड़ेंगे, संदीप भाई जुड़ेंगे, वो भी कुछ इसके अंदर जुड़ने की कोशिश करेंगे। खालिद भाई भी लगभग 2:30 बजे के आसपास ही हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। अभी वर्तमान में हम लोगों ने लास्ट जो स्कोर ग्रुप की हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, उसमें कुछ डिसीजन लिए थे। उसमें एक डिसीजन ये भी लिया था कि हम अपने राज्य के अंदर गाँव में, स्कूलों में हमारी बच्चों की शिक्षा की स्थिति परिस्थिति क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इस समय वो दुश्वारियाँ हैं, और फैमिलीज, पेरेंट्स या स्टूडेंट, टीचर्स क्या सोच रहे हैं, उस पर आकलन पत्र तैयार किया जाएगा। उसके लिए सर्वे फॉर्मेट डेवलप किया गया था, जो मैंने आप सबको काफ़ी समय पहले भेजा था। बहुत सारे साथियों ने उसे करके हमको वापस भी भेजा है, लेकिन अभी बहुत सारे साथियों ने भेजा नहीं है। लेकिन ये इसका क्या स्वरूप निकल के आ रहा है, इसको जो लीड कर रहे हैं विनोद सिन्हा जी, वो इस पर अपना बातचीत रखेंगे। और साथ में अभी जो वर्ल्ड बैंक का जो मुद्दा है शिक्षा को लेकर के, जो अभी स्कूल में कल एक चिट्ठी भी आरटी फोरम ने जो ड्राफ्ट किया था नेशनली एक मीडिया को विज्ञप्ति को देने के लिए, हमने भी कल यहाँ यूपी से जारी किया था और कुछ अखबारों में छपा भी है। उसका क्या मुद्दा है, उस पर भी विनोद जी अपनी बातचीत रखेंगे। लास्ट कॉन्फ्रेंस का मीटिंग में ये भी तय हो रहा था कि हम एक वेबिनार सीरीज ऑर्गेनाइज करें, जो हमारे सैकड़ों साथी गाँव में, जिलों में इस शिक्षा के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, उनके जुड़े हुए मुद्दों पर हम लोग वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे। ये वेबिनार के क्या मुद्दे हो सकते हैं, कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके का स्ट्रेटजी इसमें रहेगी, उस पर प्रशांत प्रकाश जी अपनी बातचीत रखेंगे। और इन सब के बाद एक ओपन सेशन रहेगा, जिसमें इन सारे मुद्दों पर भी लोग साथी अपनी बातचीत रख सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं, या कोई पॉइंट बता सकते हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी वो रख सकते हैं जो कर रहे हैं, जो कर। और ये आज के हमारे 4-5 मुद्दे हैं। और मैं आदरणीय अम्बरीश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारी इस पहली जूम मीटिंग को संबोधित करें। आदरणीय अम्बरीश जी। साथियों, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे थ्योरेटिकल सवालों पर तो हम लोग ऑलरेडी वेबिनार वगैरह हो रहा है, तो उसमें चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत है कि अभी तात्कालिक तौर पर क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने, क्या मतलब खतरे हैं, खास तौर से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से, और उन खतरों के खिलाफ कैसे सिविल सोसाइटी को गोलबंद किया जाए, सारे लोगों को गोलबंद किया जाए और एक पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए। और एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने है नैरेटिव्स को बदलने की। नैरेटिव कैसे बदला जाए? जैसे अभी आजकल एक ऑनलाइन पर एक बड़ा फिक्स नैरेटिव हो गया कि ये जो कोरोना है ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, इसलिए शिक्षा के प्रदान करने का जो भी साधन चुना जाए वो इस कोरोना के पीरियड को, माने ये कोई तात्कालिक समस्या नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि ये महामारी जो है वो काफी दिनों तक स्टे करने वाली है, और अगर ये जाएगी तो फिर कुछ आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरणीय परिवर्तन हुए हैं उस पर्यावरणीय परिवर्तन में अभी महामारियों के आने का दौर बना रहेगा। और अगर ये बना रहेगा तब फिर ये करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए फिर हमको उस तरह के ही इंतजाम करने पड़ेंगे, उस तरह के ही साधन चुनने पड़ेंगे। और ये बहस बहुत तेजी के साथ चलाई जा रही है कि अब इसके लिए अगर कोई भी, और हमारे लोग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, लगातार प्रभावित हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि साहब अब इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, ऑनलाइन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, इसी को चुनना होगा। अब जब सवाल ये उठा, हम लोगों ने बहुत मजबूती से ये सवाल उठाए हैं, वो सवाल ये कि भाई ऑनलाइन फैसिलिटी तो भारत में है नहीं, यूरोप ने भी ऑनलाइन को बहुत स्वीकार नहीं किया है, तो भारत में लेकिन तो है नहीं। भारत में बहुत ज्यादा अगर ऑनलाइन की रीच देखी जाए, मोबाइल वगैरह को जोड़ भी लिया जाए तो 27% से ज्यादा बढ़ती नहीं है। 10% के करीब कहते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर है लोगों के पास, रूरल एरिया में तो सिर्फ 4% है। और अगर 30% 27% अगर है तो बाकी लोगों की शिक्षा का क्या होगा अगर केवल ऑनलाइन? तो फिर कंप्यूटर कंपनियां और टेक्नोलॉजी कंपनियां अब सामने आई हैं और वो लगातार सरकार के साथ संवाद में है, और वो कह रही है कि ये डिजिटल डिवाइड
बांटने का की जिम्मेदारी हमारी है, इस डिजिटल खाई को पाटने की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब ये हुआ कि उनको इस कोरोना क्राइसिस में अपने सामान को बेचने के लिए एक बड़ी बाजार की संभावना दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि ये खाई हम पाट देंगे, और हम जैसे हमने उत्तर प्रदेश में कई बार देखा है, लैपटॉप बांटे गए, राजस्थान में लैपटॉप बांटे गए, लेकिन उसका कोई असर तो हुआ नहीं, उससे शिक्षा नहीं ना तो यूनिवर्सलाइज हुई और न तो शिक्षा की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन हुआ। बिजली ही नहीं है बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे गाँव में, तो फिर लैपटॉप और कंप्यूटर कैसे आप चलाएंगे। तो अब लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब इसको हम बांटेंगे, और उसके लिए फिर क्या होगा कि सरकार के फंड का, जो ऑलरेडी शिक्षा पर हमारा फंड बहुत कम है, मतलब आप सोच सकते हैं कि 6% जीडीपी की मांग लगातार उठती रही है, कुछ हलकों में तो 10% जीडीपी की मांग उठती है, और हम 3.4% से ही भी कम पैसे खर्च करते हैं शिक्षा पर। और अब इस महामारी के दौर में कितना पैसा शिक्षा पर खर्च होगा, सोशल सेक्टर फंडिंग में बहुत बड़ी कटौती भी हो सकती है। तो ऐसे मौके पर जो भी अवेलेबल फंड है केंद्र और राज्य के पास शिक्षा के लिए, वो सब इन ऑनलाइन कंपनियों के पास, टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास चला जाएगा, कंप्यूटर का ऑर्डर हो जाएगा, लैपटॉप का ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उनको लग रहा है कि एक बड़ा पैसा जो है ये सरकार के पास, क्योंकि सरकार से ज्यादा पैसा तो किसी के पास होता नहीं। आप जानते हैं 200 लाख करोड़ का खाली केंद्र का बजट होता है, की जीडीपी होती है, केंद्र की जीडीपी 200 लाख करोड़ होती है। तो उसमें जो भी पैसा है एक बड़ा हिस्सा इनके हाथ में चला जाएगा। तो शिक्षा के निजीकरण का एक नया अध्याय हिंदुस्तान में तैयार हो रहा है इस ऑनलाइन कंपनी के। और केवल ऑनलाइन का, अभी रमाकांत जी है, उन्होंने कोई रिपोर्ट का हवाला दिया कि बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी उठ गए हैं बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन से। और ये केवल सवाल अमीर और गरीब का नहीं है, ये अर्बन और रूरल का सवाल है, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड का सवाल है, ये जो है रिच और पुअर का सवाल तो है ही। तो ये बहुत तरह के सवाल खड़े करता है, और इसलिए हमको लगता है कि हमको ये समझना होगा कि, और जेंडर का भी सवाल है, मेन और वेमेन का भी सवाल है, ये जेंडर का भी सवाल है। तो बहुत तरह के डिवाइड ये क्रिएट करेगा, केवल एक डिवाइड नहीं है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बनाएगा। तो इसलिए पहला काम तो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन को हमारे जो भी साथी हैं उनको कुछ भी, अगर देखिए, क्योंकि ये कंपनियां बहुत ही चालाकी के साथ, अभी मैं देखता हूँ कि टीवी पर रोज आ रहा है, शाहरुख खान बोलता है बैजू कौन ऐप है जिसको डाउनलोड कर लो, बस खत्म, सारा मामला हल हो गया। सारा इस तरह के एड्स आ रहे हैं जो प्राइम टाइम में दिखाए जा रहे हैं, वो पूरे लोगों का मन बना रहे हैं, लोगों की वो भावनाएं बना रहे हैं कि हाँ भाई अब ये बैजू। शिक्षा का ये जो निजीकरण का नया दौर है, यह एक बहुत बड़ा एक्सक्लूजन बनाने जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, एक बड़ी इनइक्वालिटी तैयार करने जा रहा है, एक बड़ी खाई खड़ी करने जा रहा है। अभी कल यूनेस्को की जो रिपोर्ट आई है, GEMR रिपोर्ट, आप जानते हैं, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, उसने खुद इस बात को नोट किया है कि 40% दुनिया के जो लो इनकम कंट्रीज हैं, उन लो इनकम कंट्रीज ने अपने बच्चों के इस रिस्क क्राइसिस के समय उन्होंने बच्चों के रिस्क को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मतलब आप समझ सकते हैं, भारत में भी ये बच्चे, चाहे वो माइग्रेशन से लौटे हुए परिवारों के बच्चे हैं, जिनका एक बड़ा सवाल अब खड़ा होगा कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि कुछ तो उसमें लो कास्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लो कास्ट प्राइवेट स्कूल बंद हो सकते हैं क्योंकि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है अध्यापकों को, या पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है कि वो जो है फीस अपने बच्चों की भर सके। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वो बच्चे फिर सरकारी स्कूलों में जाएंगे, या तो ड्रॉप आउट होंगे, या तो चाइल्ड लेबर बन जाएंगे, या तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले हो जाएंगे, ट्रैफिकिंग होगी उनकी। लड़कियों की शिक्षा बहुत प्रभावित होने वाली है। अभी मलाला फंड ने एक रिपोर्ट निकाली है कि 1 करोड़ दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा इस दौर में खत्म हो जाएगी, वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। ऐसे बच्चे भी बहुत सारे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो ये जो माइग्रेशन से लौटे हुए लोग हैं, अब लोग शहरों की तरफ वापस लौटने लगे हैं क्योंकि देहातों में आजीविका नहीं है, तो भी लेकिन अपने बच्चों और परिवारों को लेके नहीं आ रहे हैं जब तक कि उनको ये श्योरिटी ना हो जाए कि शहर में उनको काम मिल जाएगा, रहने के लिए जगह मिल जाएगी ठीक ठाक, और उनकी जीवन शर्तों में कोई बदलाव होगा। तो इसका मतलब कि रूरल एरियाज में वो लोग रहने वाले हैं और उनके लिए स्कूलों में एडिशनल कमरे बनाने पड़ेंगे, टीचर्स के अपॉइंट करने पड़ेंगे। 9 लाख टीचर आप जानते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में वैकेंसी है। तो ये सब सारे सवाल हैं
और फिर ये ऑनलाइन से फिर हमारे राइट टू एजुकेशन का क्या होगा, जो फ्री एंड कंपलसरी है, वो उसको तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि 3 से 18 साल तक के बच्चों को आरटीई में लाया जाए। फिर उस प्रस्ताव का क्या होगा, जिसकी हम बहुत दिनों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि पूरा स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सलाइज होगा और जस्टिसेबल राइट बनेगा, लड़ा जाएगा, उसके लिए रिसोर्सेज के लिए लड़ा जाएगा। फिर ये तो जो पूरी ऑनलाइन की कवायद हो रही है, इसमें तो वो सब तो राइट टू एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होगा। अभी देखिए जीएमआर रिपोर्ट ने भी एक बात और नोट की है कि ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी, इससे रिटेंशन बढ़ गया था और ड्रॉप आउट्स पर रोक लगी थी। आपने इस नो डिटेंशन पॉलिसी को इंडिया में हटाया, ड्रॉप आउट का सिलसिला शुरू हो गया। ये बात जीएमआर रिपोर्ट ने नोट किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें क्या करना है कि क्या क्या खतरे हैं, इनको लिस्ट डाउन करना है। इनको ऑनलाइन का एक खतरा है, रिसोर्स की कटौती का एक खतरा है, तीसरा ये जो है चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग बढ़ने का खतरा है, ड्रॉप आउट्स के नंबर बढ़ने का खतरा है, ड्रॉप आउट्स को फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे देश में ड्रॉप आउट्स की सही संख्या कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता है, सेंसस अलग बताता है, आईएमआरबी का सर्वे जो है, एमएचआरडी का वो अलग बताता है, तरह तरह की बातें होती है। तो इसको सही दृश्य जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हमारे जो स्कूल बंद हो गए थे 1.5 लाख पहले ही, कोविड के पहले, अब ये जो बच्चे बढ़ेंगे और सरकारी स्कूलों पे उनकी निर्भरता बढ़ेगी, क्या वो स्कूल फिर से खोले जाएंगे? ये मांग उठाई जाए कि उन स्कूलों को फिर से खोला जाए और फिर से उनको ठीक किया जाए, क्योंकि अब तो संख्या बढ़ रही है गांव में। पहले तो आप नहीं है बच्चे कह करके आप बंद कर रहे थे। तो ये कुछ जो कॉन्क्रीट इश्यूज हैं, इनको हमें उठाना है। और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इर्द गिर्द जो बहसें खड़ी हुई थी, उनका क्या होगा? मुझे लगता है कि यही दौर है कि जब हमको इसको उठाना है। और दूसरी बात ये कि ये प्राइवेटाइजेशन का एक नया स्वरूप जो है, सरकार किसी से चर्चा नहीं कर रही है, न तो शिक्षा अध्यापकों से चर्चा कर रही है, उनके संगठनों से, न तो शिक्षाविदों से चर्चा कर रही है, न प्रैक्टिशनर से चर्चा कर रही है, न तो एक्टिविस्ट से चर्चा कर रही है, केवल कंपनियों से चर्चा कर रही है और फाउंडेशन से चर्चा कर रही है। अब ये खतरा उठ रहा है कि शिक्षा का जो लार्जर डिस्कोर्स था, जो एक बड़ा डिस्कोर्स था शिक्षा समाज के लिए, शिक्षा बदलाव के लिए, शिक्षा मनुष्य के बेड़ियों को, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, शिक्षा पितृसत्ता को बदलने के लिए, शिक्षा बराबरी, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान में शिक्षा का डिस्कोर्स है वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से पैदा हुआ है, गैर बराबरी के खिलाफ पैदा हुआ है, और एंटी कास्ट, महात्मा फूले से ले लीजिए अभी तक का जो डिस्कोर्स है वो जाति विरोधी, जाति घृणा के खिलाफ खड़ा हुआ है। शिक्षा का डिस्कोर्स हमने खड़ा किया हिंदुस्तान में, और बहुत ही मेहनत के साथ पूरे देश की डाइवर्सिटी को हम शिक्षा के माध्यम से अभिव्यक्त करते रहे हैं, और ये पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम शिक्षा के रूप में देखते रहे। अब अगर इस सब से कट करके ये नया डिस्कोर्स तैयार हो रहा है डिजिटल कंपनियों का, तो मुझे लगता है जो हमारे वेबिनार में पूनम बत्रा और तमाम शिक्षाविदों ने ये बात उठाई थी कि एजेंसी चेंज होने जा रही है। पहले जो एजेंसी थी वो टीचर था, शिक्षाविद थे, एक्टिविस्ट थे, प्रैक्टिशनर थे, वो एजेंसी थी जो सोशल कंसर्न के साथ शिक्षा को देखती थी। अब जो एजेंसी है वो कंपनियां हो जाएंगी। अब डेल्फ फाउंडेशन हो जाएगा, सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन हो जाएगा, कोई कंपनी हो जाएगी, कोई मार्केट का इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। तो वो जो सोसाइटल एस्पेक्ट है शिक्षा का, वो अब गायब होने वाला है, और केवल टेक्निकल अर्थों में अब शिक्षा रह जाएगी लर्निंग आउटकम के संदर्भ में। तो ये जो लर्निंग आउटकम है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बाजार का जो पूरा एक नया स्वरूप उभर के अब सामने आएगा। हालांकि बाजार 90 से ही चल पड़ा था, लेकिन अब क्योंकि शिक्षा पर कब्जा करके ही वो डी स्कूलिंग कर सकते हैं, या जो आप कहिए कि पर्सपेक्टिव से गायब हटा सकते हैं लोगों को। तो हमें इन सब बातों पर जरा गौर करना है, और इन सब बातों पर ओपिनियन बनानी है कि शिक्षा का लार्जर उद्देश्य उससे काटने की कोशिश हो रही है, ये ऑनलाइन एजुकेशन या इस तरह की जो बहसें चलाई जा रही हैं देश के अंदर। अब आपको बड़ा जान के हैरानी होगी कि पिछले दिनों हमने देखा कि रोटरी क्लब और एनसीईआरटी ने कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, और रोटरी क्लब इन कंपनियों का एजेंट के रूप में एनसीईआरटी के साथ मेमोरेंडम साइन कर रहा है, और डिजिटल प्रोग्रामिंग बना रहा है। वो अब वो बना रहा है, वो पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, डिजिटल पाठ्यक्रम, और वो बच्चों के एंगेजमेंट का पूरा एक माध्यम तैयार कर रहा है।
अब आप सोच सकते हैं कि इसमें एक भी आदमी हमको ऐसा नहीं मिला जो शिक्षा के डिस्कोर्स के साथ, गंभीर डिस्कोर्स के साथ कभी जुड़ा रहा हो। पता नहीं कौन लोग हैं जो ये पूरा बना रहे हैं। तो ये सब खतरे हैं, इन खतरों को हमें देखना है और टीचर्स को भी इन खतरों के प्रति सजग करना है, एसएमसीज को, क्योंकि शिक्षा कम्युनिटी से अगर डिस्कनेक्ट हो गई, शिक्षा का पूरा डिस्कोर्स ही कम्युनिटी से, नेबरहुड स्कूल का पूरा कॉन्सेप्ट कोठारी साहब ने इसीलिए रखा था कि समाज के साथ और समुदाय के साथ जुड़ी हुई शिक्षा का डिस्कोर्स तैयार हो, ढांचा तैयार हो। वह सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कम्युनिटी गायब हो जाएगी, टीचर गायब हो जाएगा, प्रैक्टिशनर गायब हो जाएगा, एक्टिविस्ट गायब हो जाएगा, शिक्षाविद गायब हो जाएगा। ये मुनाफा कमाने वाली कंपनियां रह जाएंगी जो सारा सिलेबस, पाठ्यक्रम, करिकुलम सब कुछ तैयार करेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में आने वाला है। तो हमें कुछ इन चीजों को चिन्हित करना है और चिन्हित करके कुछ इस पर हमको डिस्कोर्सेज चलाने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए शिक्षा का एक सवाल है, बच्चों की जब हम बात करते हैं तो हम मिड डे मील की भी बात करते हैं कि मिड डे मील 50% स्कूल जाने वाले बच्चे मिड डे मील पे ही निर्भर है, और अब उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर वो पोषण नहीं मिलेगा और खाना नहीं मिलेगा, उनको मिड डे मील नहीं मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो सीखेंगे और कैसे वो पढ़ाई करेंगे। प्रोटेक्शन का सवाल है, लड़कियों की शिक्षा का एक अलग सवाल है, फिर लर्निंग एटमॉस्फेयर का भी सवाल है। कोई एक कमरे का घर है, उस एक कमरे के घर में आप कोई ऑनलाइन डिवाइस दे दीजिएगा और कहिएगा बच्चा पढ़ेगा, कैसे पढ़ सकता है? एक एटमॉस्फेयर स्कूल इसीलिए ले जाते हैं ना कि पीयर लर्निंग होती है, उसमें बहुत सारी चीजें, क्वेश्चनिंग होती है, डायलॉग, शिक्षा तो एक सोशल डायलॉग है, वो उसके साथ कनेक्ट होता है। ये सब चीजें खत्म हो गई और घर के परिवेश में बच्चों से आप सीखने के लिए कहेंगे ऑनलाइन से, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं समझता हूं कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सब बोलिए, मैं थोड़ा सुनना भी चाहता हूं कि क्या बातचीत चल रही है आजकल। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सब जो नए खतरे उभर रहे हैं निजीकरण का स्वरूप लेकर के, वर्ल्ड बैंक का तो आपने बहुत सुना होगा, 6 राज्यों को लेकर के वर्ल्ड बैंक एक स्टार प्रोजेक्ट इंडिया गवर्नमेंट से साइन कर रहा है, 15% पैसा लगा रहा है, बाकी 85% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना है, और लेकिन वो पूरे प्रोजेक्ट को दिशा निर्देश देगा और उसमें वो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेट सेक्टर, पीपीपी के लिए भी वो एक नेशनल फ्रेमवर्क बना रहा है और उस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स को वो आइडेंटिफाई करेगा और उनको लेके करेगा, और कुछ जो है वो स्कूलों को उन्हें हैंड ओवर करेगा, फिर टीचर डेवलपमेंट और बहुत सारा वो एक प्रोजेक्ट है, तो उसका विरोध भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ खतरे हैं, जिन खतरों को आइडेंटिफाई किया जाए और उस दिशा में फिर सोचा जाए, और मैं समझता हूँ कि स्कोर को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। और जो विनोद जी कह रहे थे कि राजेश सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं। माइग्रेशन में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है, पहला बिहार है जहां पर लोग लौटे हैं, 30 लाख के करीब संख्या पहुंच रही है बिहार में, और दूसरा उत्तर प्रदेश है, तो बड़ी संख्या आ रही है और उन बच्चों का सवाल भी हमको लेना होगा। 26 को हम लोगों ने एक जो वेबिनार अपना ऑर्गेनाइज किया है, वो माइग्रेंट फैमिलीज के बच्चों पर ही हम लोगों ने केंद्रित किया है उसको, और उसमें इन सब डिस्कोर्स पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आपने जो बातें रखी हैं समुद्र को, सारी बातें उत्तर प्रदेश के अंदर भी परिलक्षित हो रही है और अलग अलग तरीकों से वो देखी जा सकती है। अभी विगत दिनों उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जब अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग की थी, उसमें कुछ मुद्दे डिसाइड किए थे, और हम सब तमाम साथियों को याद भी होगा कि मिड डे मील के इशू को लेकर के हम लोगों ने, सब लोगों ने अलग अलग स्तरों पर जो चिट्ठियाँ भेजी थी, स्टोर ने भी चिट्ठियाँ भेजी थी मुख्यमंत्री को, और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिड डे मील को न केवल उन सभी पंजीकृत बच्चों को देने के लिए आदेश भी जारी किया, प्रवासी मजदूरों को लेकर के भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसमें 10-12 पॉइंट अभी कुछ दिनों पहले हमने भेजे हैं, और वो चिट्ठी तो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के गई कि उन बच्चों का सर्वे किया जाए, उनको उनका डेटा बताया जाए, उनको वो सभी चीजें उपलब्ध कराई जाए जो उत्तर प्रदेश के पंजीकृत बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी, और वो सभी विभागाध्यक्षों को लिखी है, प्रमुख सचिवों को लिखी है, और हमने 7 बिंदुओं में सरकार को ये सलाह दी है कि वो कैसे बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, उनके पोषण के विषय पर, मुद्दे पर क्या कर सकते हैं, और साथ साथ हम लोगों ने जो लर्निंग की बात की थी, जो डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों ने सुझाव दिए हैं
कि वो डिजिटल लर्निंग 15% परिवारों तक इंटरनेट से कैसे संभव होगी, उसके लिए वो क्या जो वैकल्पिक तरीके उपलब्ध अपना सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने सुझाव दिया है। और स्कूल की जो फीस का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया था, उसकी निगरानी के बारे में भी उनको हमने पत्र लिखे हैं और उस पर फॉलोअप भी कर रहे हैं। तो कई सारे मसले पर हम लोगों ने अभी सरकार को सुझाव देने की बात की है। सरकार से ये भी कहा है कि अगर वो स्कोर की या स्कोर के साथियों की कोई तकनीकी या जमीनी मदद किसी भी प्रकार की वो चाहते हैं, तो वो स्कोर इस काम के लिए भी तैयार है और स्कोर इन आवाज़ों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा जो जमीन पर उठ रही है, जो लोग उसकी बातचीत कर रहे हैं। इसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो उत्तर प्रदेश में एक बात आ रही है, खासतौर से उस राज्य में जहाँ केवल 4% जो स्कूल है वो इक्विप्ड है डिजिटल एजुकेशन के लिए। मतलब जहाँ पर इंटरनेट सुविधा है, कंप्यूटर है, बिजली है या स्पेस है, और बाकी 96% जब स्कूलों में ऐसी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में जो डिजिटल डिवाइड है वो अपने आप में एक जो है वो डिवाइड पैदा कर रहा है बच्चों के बीच में, जैसे अन्य तरीके से डिवाइड कर रहा है। शिक्षक भी जो डायरेक्शन है एजुकेशन में, जो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनको डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने व्हाट्सएप, बच्चों के व्हाट्सएप नंबरों पे या बाकी जो भी उनकी फैमिलीज के पास है, उनको वो किताब का चित्र खींच के कुछ क्वेश्चन आंसर दे करके वो दे सकते हैं। और ऐसी अवस्था में तो बच्चों के पास किताबें भी नहीं है और परिवार भी उतना सक्षम नहीं है कारगर तरीके से बच्चों की मदद करने में, दोनों कई तरीके। तो बड़ा एक मुद्दा है और ये समझने का मुद्दा है कि जो डिजिटल एजुकेशन का जो मामला है और टीचर्स के जो इशू है वो कैसे हम लोग देखें। और मुझे लगता है कि रमाकांत जी हमारे बीच में शायद जुड़ गए हैं। मैं उनका इस मीटिंग में स्वागत भी करता हूँ और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो डिजिटल एजुकेशन और जो शिक्षकों के इशू है संक्षिप्त समय में अपनी बातचीत हम लोगों के बीच में रखें ताकि हमारे साथी जी उस पर अपना कुछ मत बना सके। रमाकांत राय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और मुझे नहीं लगता कि अम्बरीश भाई के बोलने के बाद कुछ बोलने के लिए बाकी रह गया है। मैं लेकिन 2-3 बातें जो है जो मुझे मेरे दिमाग में बहुत कौंध रही हैं, वो एक तो एक कि कई बार आग लग जाती है तो हम लोगों को जो है लगती हुई आग दिखाई पड़ती है, और कई बार आग लगने के पीछे काज एंड इफेक्ट थियरी होती है। इसलिए हम थियरी को नहीं इग्नोर कर सकते। इस बात को हम बहुत मजबूती से कहना चाहते हैं। सामने आया हुआ जो चैलेंज है वो बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है जो विश्व बैंक का आया है, लेकिन जो थियरी है इसके पीछे वो 15 साल की थियरी है। और थियरी मित्रों ये है कि असर की रिपोर्ट एक थियरी है। 15 साल से एक बात फैलाई गई कि जो है हमारे यहाँ सरकारी स्कूल तो ठीक से चल नहीं रहे हैं और इसलिए इनका कुछ उपाय करना चाहिए। थियरी नंबर 2 है ये कि जो है हमारे यहाँ जो नई शिक्षा नीति बनी और नई शिक्षा नीति के जितने भी वर्षन आए सबने कहा कि साहब डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया जाए। और डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसलिए किया जाए कि हम और जो बच्चे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं आ सकते हैं उनको हम डिजिटल एजुकेशन से पढ़ाएंगे। यानी जो विकलांग बच्चे हैं, जो चाइल्ड लेबर हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम डिजिटल एजुकेशन से पढ़ाएंगे। तो ये भ्रम हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए कि ये कोविड से उपजा हुआ जिन है। ये कोविड की वजह से डिजिटल एजुकेशन नहीं हो रहा है, बल्कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑलरेडी हमारी सरकार ने ये नियत बना रखी थी कि हमें स्कूलों को बंद करना है, बड़े पैमाने पर खर्चा घटाना है, और जो 9 लाख शिक्षकों की जो खाली पोजीशन है वो भरना नहीं है, बल्कि उसके लिए हमको डिजिटल एजुकेशन करना है। ये अंदर की बात है। इसलिए अगर आप श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का जो है बजट स्पीच सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हमको 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेजेज बनाने हैं। और डिजिटल विलेजेज बनाना है मतलब ये 1 लाख गांवों में जितने स्कूल हैं उनको सबको हमको धीरे धीरे डिजिटल करना है।
और डिजिटल करेंगे तो एडटेक एंटरप्रेन्योर्स, यानी वो जो अम्बरीश भाई बता रहे थे, वो जो लैपटॉप और फोन और टैबलेट बेचने वाली जो कंपनियां हैं, जो डाटा बेचने वाली कंपनियां हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे तो ताकि वो हमारे स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन कर सके। तो ये एक तरह का जो अभी सामने हमें दिखाई पड़ रहा है वो वर्ल्ड बैंक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो थियरी है वो ये है कि अंदर खाने से ये कोशिश हो रही है कि ये प्राइवेटाइजेशन का एक दूसरा स्वरूप है कि हम धीरे धीरे जो है ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे, इसमें जो है प्राइवेट कंपनियों को बुलाएंगे और सभी बच्चे जिनको राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो अधिकार है, अब वो फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि सबको अभी डाटा खरीदना पड़ेगा, सबको मोबाइल खरीदना पड़ेगा, मोबाइल का डाटा खरीदना पड़ेगा, उनको रिचार्ज खरीदना पड़ेगा। तो जो फ्री एजुकेशन है वो फ्री नहीं रहेगा। तो यानी इस देश के संविधान के खिलाफ ये सरकार की पहली मुहिम थी, जो अभी 3 महीने सैंपल में चली है, लेकिन ये सिर्फ कोविड की बात नहीं, ये आगे चलने वाली है, ऐसा सरकार की नीयत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है ये सरकार ने इसको बहुत सोच समझ के किया हुआ है। और एक बात जो दूसरी बात जो उन्होंने जो अम्बरीश भाई ने कहा कि जो स्टार प्रोजेक्ट में जो बात वो कह रहे हैं कि स्टार प्रोजेक्ट जो है जब चलाएंगे तो वो उन्होंने टीचर स्ट्रेंथनिंग करेंगे, टीचर डेवलपमेंट करेंगे। क्या तरह का डेवलपमेंट करेंगे? वो टीचर जिनकी ट्रेनिंग ये होगी कि साहब आपको डिजिटल एजुकेशन आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो आपको डिजिटल एजुकेशन का हम ट्रेनिंग देंगे, वो आप उसको चलाइए। इस बात का टीचर डेवलपमेंट नहीं होगा कि टीचर की सेवा शर्तें या उनकी वेल बीइंग या बीमार पड़ने पर उनकी जो है कोई सुरक्षा, इस प्रकार के कोई प्रोविजन नहीं है। और इसी प्रकार के अनुभव जो है अफ्रीकन कंट्रीज में जहां विश्व बैंक काम करता है, वहां की रिपोर्टें, वहां के जो साथी हैं उनके द्वारा मिलने पर पता चलता है। अब जो डिजिटल एजुकेशन का जो भारत में जो अम्बरीश राय जी ने बताया कि हमारे यहाँ तो लगभग 15% ग्रामीण इलाके में लोगों के पास इंटरनेट है और शहरी इलाके में अधिक से अधिक 42% है। इस पर जो है एक अध्ययन हुआ है मित्रों, जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर का जो है, और मैंने विनोद जी को उसका हाईलाइट भेजा था पहले, आप में से कई साथियों को भी भेजा है। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है ये देश के 20 शहरों की रिपोर्ट है, ऑनलाइन एजुकेशन जो 3 महीने चली है। और ये रिपोर्ट बताती है कि 65% बच्चे जो डिजिटल एजुकेशन में पढ़े हैं उनके शरीर में कोई न कोई फिजिकल इफेक्ट पड़े हैं, कोई फिजिकल इल इफेक्ट पड़े हैं, और 70% बच्चों में बिहेवियरल चेंजेज आए हैं। और क्या चेंज आए हैं वो अलग अलग तरीके हैं, जिसमें ये भी चेंज है कि बच्चे अब स्टबार्न हो रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे गुस्सा हो रहे हैं। कई तरह के बच्चे जो है, पूरी रिपोर्ट तो अभी मैं नहीं आपके सामने रखना चाहूंगा, लेकिन बच्चों को ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चों का बाउल हैबिट चेंज हो रहा है, बच्चे जो है माँ बाप से झगड़ रहे हैं, और कई बच्चे सुसाइडल नेचर के हो रहे हैं। तो ये जो है 3 महीने के लॉकडाउन का ये असर हुआ। सिर्फ ये भारत में नहीं हुआ मित्रों, अभी यूनेस्को ने जो है दुनिया के 59 देशों में एक अध्ययन कराया है, और अध्ययन कराने के बाद जो उनकी रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि लगभग 61% बच्चे जो है जो स्कूल जाते थे तो बच्चों के साथ लड़ते झगड़ते खेलते कूदते थे, अब उनके अंदर अकेलापन महसूस हो रहा है। 57% बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ फिजिकल करने के लिए है ही नहीं है, और घरेलू कामों में जो है हमको जो है कोई रुचि नहीं है। और 38% बच्चों में किसी न किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, और 41% बच्चे वो हैं जिनको मिड डे मील बंद हो जाने से उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हुई है। और लर्निंग का जो असर हुआ है कि 74% जो अध्यापक हैं उनकी कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, और ऑल ऑफ सडन उनको कह दिया कि आप कल से जो है एक अगले हफ्ते से आप डिजिटल लर्निंग कराइए। 70% स्कूलों के कैलेंडर गायब हो गए, स्कूल कैलेंडर चेंज हो गए, और जो इकोनॉमिक लॉस हुआ जो है परिवारों का वो अपनी जगह पर है। तो इसका जो असर हुआ है मित्रों जो है वो एक तो इक्विटेबल एक्सेस जो है
बच्चों का गड़बड़ाया है। सभी बच्चे जो है, एक तो स्कूल बंद हुए हैं और दूसरा जो है ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया कहने पर जो है, एक तो इससे एक्सेस गड़बड़ाया है कि सभी बच्चों के पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, और इसमें जो इक्विटी का जो सवाल है वो भी गड़बड़ाया है, क्योंकि जो है जो अमरीश भाई कह रहे थे चाइल्ड लेबर, दलित और माइनॉरिटी और माइग्रेंट बच्चे हैं, उनके लिए तो इक्विटी का सवाल ही नहीं है, वो कहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे। अब जो आखिरी बात जो है मैं कहना चाहता हूँ, टीचर्स के लिए आपने देखा कि अभी सरकार ने टीचर को गरीब का बच्चा समझ लिया है। मध्य प्रदेश में तो यहाँ तक कह दिया कि जो शराब की दुकानें ठेकेदारों ने बंद किया है, हमारे टीचर वहां पर जा करके ड्यूटी करें, यानी वो शराब बेचे। अभी अपोजिशन ने विरोध किया तो अभी ये जो थोड़ी ये वापस हो गया। दूसरी बात, अभी सरकार ने टीचरों से कहा कि जो माइग्रेंट बच्चे माइग्रेंट होके आए हैं, इन माइग्रेंट आउट माइग्रेंट, इन दोनों तरह के बच्चों का रिकॉर्ड जो है अध्यापक रखेंगे। अध्यापक को ये आश्चर्य मरहम है क्या कि आप सारा काम उससे करवाएंगे, और तो फिर स्कूल की गुणवत्ता पर शिक्षा कहाँ से आएगी। तो ये एक तीसरी बात यह है कि जो टीचर्स के लिए जो है जो जगहें भरी नहीं जा रही हैं, और बाकी जो है आप डिजिटल एजुकेशन कर रहे हैं, तो हमारे टीचर्स को डिजिटल एजुकेशन का विरोध नहीं है, लेकिन डिजिटल एजुकेशन हमारे मेन कोर्स एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है। और ये कहीं दुनिया में जो है कम से कम 40-45 देशों में तो हमने देखा कि कहीं नहीं है। मेरी अपनी बहू टीचर है, वो भी कहती कि पापा इट इज नॉट एट ऑल एन अल्टरनेटिव। तो ये विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसको विकल्प के रूप में देखा जा रहा है ताकि शिक्षकों की नियुक्ति न हो। अब इसमें जो हमें करना चाहिए, हमें आगे काम, वो मैं 4-5 चीजें मैं अपने रिकमेंडेशन के रूप में कहना चाहूंगा आपसे। एक तो इसमें सबसे कम अगर डायलॉग हुआ तो शिक्षकों से, और शिक्षकों से डायलॉग सिर्फ इस बात के लिए भी होना चाहिए कि न सिर्फ सरकारी शिक्षा खतरे में है, बल्कि शिक्षक का अस्तित्व भी खतरे में है। और शिक्षक, विद्यालय और विद्यार्थी, ये तीनों का जो है एक क्रोनोलॉजिकल एक सम्मिश्रित एक वेलबींग है। इसलिए तीनों में से किसी को जो है काटा नहीं जा सकता। दूसरी बात है कि इसमें जो है डिजिटल एजुकेशन तो अवधारण होना नहीं है, लेकिन ये इन एडिशन टू स्कूल एजुकेशन अगर हो तो इसके लिए शिक्षकों की कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, ये उनको होना चाहिए। हमारे एजेंडे में हो कि शिक्षकों का जो आरटी कानून में जो 3 काम बताए गए हैं, इसके अलावा और कोई काम शिक्षकों से कोई ना ले। और दूसरी बात यह है कि जो सिलेबस में जो अभी निजी कंपनियों को यह कहा गया है कि वो अगर चाहें तो सिलेबस चेंज कर सकते हैं, वो सिलेबस चेंज करेंगे, स्कूल में 1 के बजाय 2 शिफ्ट करेंगे, और हमारे स्कूल के टीचर का मैनेजमेंट उनके हाथ में जाएगा। तो इसका हमें विरोध करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये टू मच टेस्ट, हमारे शिक्षकों का कोई प्राइवेट फर्म जो है आके टेस्ट करेगी कि वो हमारे लायक हैं कि नालायक हैं, वो पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसके कंटेंट में कहीं टीचर की कोई से नहीं है। इसलिए हमें सबको ये शायद एक कंबाइंड एजेंडा बनाना चाहिए, और जो शिक्षकों के साथ मिलकर करना चाहिए कि साहब एक तो प्राइवेटाइजेशन का हम विरोध करते हैं और स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात है कि हमें जो है इस पूरे प्रक्रिया में अगर स्कूल रीओपनिंग होता है निकट भविष्य में, तो इसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमको एसएमसी और अध्यापक के साथ, दोनों के साथ मिल करके एक लंबी वार्ता और क्षमता निर्माण का काम करना चाहिए। मित्रों, फिर बातचीत जो है होगी, तो जो है सवाल जवाब में अगर कोई होंगे तो मैं देना चाहूंगा। तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर दिया। थैंक यू। बात आपने रखी है कि सरकारी शिक्षा और शिक्षक दोनों खतरे में है, और ये भी सही बात आपने रखी है कि स्कूली शिक्षा का कोई निश्चित रूप से विकल्प नहीं हो सकता, कोई भी उसका जगह या स्थान नहीं ले सकता है। स्कोर की हमेशा से मान्यता नहीं है, और निश्चित रूप से आपने जो बातचीत रखी है, हमारे साथी इस पर अपनी बातचीत भी रखेंगे, और स्कोर इस पर कोई कदम भी आने वाले समय में लेगा, ये भी मैं आपको आशा देता हूँ। और एक बात मुझे समझ में आई कि अभी आज के दौर में हमने सही कहा कि शिक्षकों के साथ कोई संवाद नहीं किया है, और सीधे एक डायरेक्टिव के रूप में कुछ काम पकड़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि स्कोर को शिक्षकों के साथ आने वाले समय में एक संवाद स्थापित करके
उन मुद्दों को भी अपने में सम्मिलित करना होगा, ताकि हम सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूल और शिक्षकों को भी हम संजोए कारगर सपोर्ट प्रदान कर पाए। ये आने वाले समय में हम लोगों का एक चिंतनीय विषय रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया और आप हमारे साथ अभी रहिए। हो सकता है अभी जब चर्चा का खुला सत्र शुरू करेंगे तो बहुत सारे साथी इस पर अपनी बातचीत रखेंगे। साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण इशू पे, कि जहाँ स्कूल, टीचर, बच्चों की शिक्षा के तमाम मसले हैं, वहीं पर दूसरे बड़े मसले, अभी रमाकांत जी ने भी बातचीत रखी, अमरीश जी ने भी बातचीत रखी और हम लोगों ने तमाम चिट्ठी पत्री करके उसको किसी तरह हासिल भी किया है। तो ये जो मिड डे मील का हम लोगों ने हासिल किया है, लेकिन पोषण की और बहुत सारी चीज़ें हम जो समझते हैं कि सिर्फ पोषण का केवल एक मसला है, जबकि शिक्षा से पोषण का इस तरीके का जुड़ाव नहीं है, लेकिन बड़ा गहरा अंतर संबंध है पोषण और शिक्षा का। हमारे बीच में डॉक्टर बीना गुप्ता जी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया, हम सब उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बातचीत रखें, क्योंकि हमारी मीटिंग 3:30 बजे तक इसमें शेड्यूल है। तो मैं कोशिश हमारे साथी ये करें कि हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बातचीत कर रखें। मैं डॉक्टर बीना गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ करके बात है कि अचानक जब लॉकडाउन लगा और तो स्कूल अचानक बंद हुए और मिड डे मील और आंगनवाड़ी में जो बच्चों को भोजन मिलना चाहिए था वो सारा एकदम से बंद हो गया। और कुछ आंकड़े सरकार के ये जो पीडीएस के हैं कि जो 3,35,000 टन आमतौर से सप्लाई होती थी वो घट के लगभग 109,000 टन रह गई। और आईसीडीएस के अंदर तो ये और भी ज्यादा कम हो गई। और इसलिए जो है जो बच्चों को लॉस होना था उस समय वो तो हो ही गया। स्कूल ने पैरवी की उत्तर प्रदेश के अंदर, बच्चों को शायद अभी लिस्ट बन रही है और ये खाद्यान्न मिल जाए, लेकिन जो लॉस होना था वो लॉस हो गया बच्चों की सेहत को। दूसरा, इस दौरान स्वास्थ्य का भी जो चेकअप, जो इम्यूनाइजेशन था वो भी सारा नहीं हुआ, तो बच्चों की सेहत पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और 60% के आसपास जो बच्चे हैं कुपोषण है वो पहले था पिछले साल तक। मैं समझती हूँ कोविड के इस दौरान में और ज्यादा ये रह गया होगा। लेकिन ये सच है, जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कि ये सारी नीतियां सरकार की सब कुछ खत्म करने की पहले से चल रही थी और कोविड के रूप में उन्हें जो है एक अवसर ये मिला है कि वो अपनी नीतियों को लागू कर सके। तो मिड डे मील और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बहुत खराब रही। हॉट कुक जो मैं समझती हूँ सब जानते होंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर पे हॉट कुक मिलता है और प्लस THR होता है, टेक होम राशन होता है। तो टेक होम राशन तो घर घर करके इन्होंने काफी वाहवाही बटोरने की कोशिश की, लेकिन जो हॉट कुक है वो जब से ये सरकार आई है तब से बच्चों को नहीं मिला है, लगभग 3 साल हो गया है। तो ऐसे में और यही बच्चे फिर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं खराब सेहत के साथ और उसका असर उनकी पढ़ाई पे पड़ता है। तो मैं सिर्फ इस न्यूट्रिशन के संबंध में, क्योंकि जो प्रवासी बच्चे आ रहे हैं वो भी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से निकल के अपने घर तक किसी तरह अपने परिवारों के साथ पहुंचे हैं। जो पहले से हमारे बच्चे वहां पर हैं उन पे अलग प्रभाव पड़ा है। तो एक भूखमरी और एक भूख चला गया, ये भूखमरी और उसकी स्थिति बन गई है कुपोषण की। तो ऐसे में मेरा ये सुझाव है कि ये सुझाव जाना चाहिए RT फोरम की तरफ से कि बच्चों को मिड डे मील के साथ में मॉर्निंग स्नैक्स भी दिया जाए। और मॉर्निंग स्नैक्स में स्थानीय जो फूड है जो बच्चे खाते हैं, जैसे गुड़ है, चना है, उनके टेस्ट की इस तरह की चीजें दी जाए। दूसरा मेरा सुझाव है कि जो मिड डे मील बच्चों को मिलता है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी जाए। पहले भी हमने काफी देखा था कि बच्चों को जरूरत के अनुसार वो नहीं मिल पाता है और क्वालिटी भी खराब है। तो ये जरूरी है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो उसकी बढ़ाई जाए। तीसरा सुझाव है कि अभी कोविड का सहारा लेके मिड डे मील वर्कर्स को सब जगह निकाला जा रहा है, यानी जो सिस्टम एक समय में बन के आया, भले कितना भी फॉल्टी था, वो सिस्टम भी खत्म किया जा रहा है। तो उसे बचाने के लिए भी ये एडवोकेसी जो है बेहद जरूरी है। इस बीच में स्कूलों में जो मिड डे मील वर्कर्स थे उन्होंने स्कूल क्वारंटाइन किए गए और उन्होंने खाना बनाया है और स्कूलों का सैनिटाइजेशन करके उन्हें खोलने की बात होनी चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि
बहुत तरह की बातें जो कंसर्न चिंताएं अमरीश जी ने रखी हैं और चंद्रकांत जी ने भी रखी है कि इन सब चिंताओं के बीच में हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि बच्चे अपने घरों में कोई बहुत बढ़िया बिल्डिंग या बहुत अच्छे ऐसे माहौल में नहीं है। उनके घरों की जो हालत है, उनके पोषण की जो हालत है, जो बेरोजगारी की हालत है उनके माता पिता की, ऐसे में स्कूल जो है वो खुलने चाहिए और स्कूलों में प्रॉपर सावधानी के साथ में, जो शायद आने वाले वक्त आप बताएंगे, उस सावधानी के साथ में स्कूल खोलने पे हमें जोर देना चाहिए। और स्कूल में ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा इमारत या बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन जैसी भी हालत में है वो बच्चों का जो घर है जहाँ वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कम से कम एक पढ़ने का उनका एक स्थान होगा जहाँ वो घर से निकल के पढ़ सकते हैं और दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं। यही मेरा आखिरी मुद्दा था कि हमें स्कूल खोलने पे जो है जोर देना चाहिए, क्योंकि कोविड का सहारा लेकर के जब सारे काम ये कर रहे हैं तो फिर स्कूल भी खुल सकते हैं। सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्रिया। मुझे आरटी फोरम और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है कि जो सिस्टम बन के निकल के आया है, खासतौर से इंडियन स्ट्रक्चर पूरा जो है जो भी स्थिति में है, लेकिन उसको बचाने का एक संघर्ष का सहयोग हम लोगों को एक निभाना पड़ेगा। और क्वांटिटी और क्वालिटी की बात तो हम लोग लगातार कर ही रहे थे, लेकिन क्वांटिटी का एक नया आयाम आपने जोड़ा है और निश्चित रूप से हम स्कूल की तरफ से आने वाले समय में इसको भी जो पॉइंट जो आपने मॉर्निंग स्नैक्स का और जो ये क्वांटिटी बढ़ाने की बात आपने की है, इसको भी हम लोगों को देखने की शायद आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि स्कूल को बचाने का मतलब है समग्रता में सब चीज़ों को बचाना, सब चीज़ों जो उससे जुड़ी हुई है, जो उसको एक सुरक्षा या सुरक्षा प्रदान करती है, जो बच्चों को लेकर के जो सारी चीज़ें हैं, उन सारे ही मसलों पे हमको स्कूल को कदम लेना पड़ेगा, अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया और आप बनी रहे अभी इस मीटिंग में। हम आगे जब खुला सेशन आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। और साथियों, अभी हमारे बीच में 3 साथियों ने जो बातचीत रखी है, मुझे लग रहा है कि सभी साथी उन बातों को गौर से सुन रहे होंगे और जब वो समय आएगा अपने सुझाव और अपने बिंदु भी वो रखेंगे। इन तीनों साथियों में एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि जिन बच्चों के लिए हम पैरवी कर रहे थे, जो हमारे राज्य में थे, हमारे स्कूलों में थे, हमारे गाँव में थे, लेकिन बड़ी संख्या में अभी बहुत सारे बच्चे इसमें हमारे राज्य में वापस आए हैं, अपने घरों में वापस आए हैं, अपनी पंचायतों में, अपने गांव में वापस आए हैं, स्कूल के एरिया में वापस आए हैं, पंचायत की परिधि में आए हैं। तो निश्चित रूप से वो संख्या काफी बड़ी है और इस संख्या को छोड़े बगैर हम उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों की वकालत या पैरवी नहीं कर सकते। अब ये बच्चे जो प्रवासी मजदूरों के परिवारों के बच्चे हैं, जो किसी भी जगह पर नामांकित नहीं है या किसी भी जगह पर पंजीकृत नहीं है या कहीं भी उनका किसी जगह पर उस तरीके से नहीं है जहाँ उनको प्रॉपर चीज़ें जो हर बच्चे को अधिकार के तौर पर मिलती है वो मिल पाए, तो क्या है ये मुद्दे और क्या ये सारे विषय हैं, इस विषय पर भी बातचीत करने के लिए हमने एक एजेंडा रखा था। इस पर हमारे बीच में मेरे ख्याल से खालिद भाई जुड़ चुके हैं और खालिद भाई जी से मेरा निवेदन है कि वो इस पर बातचीत रखेंगे। साथ में राजेश जी ने एक पत्र शेयर किया है और वो पत्र पर भी राजेश जी बातचीत रखेंगे। तो मैं पहले खालिद जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी बातचीत रखें और उसके बाद राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, माइग्रेशन या पलायन जो है कोई नया मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में हमेशा से पलायन होता आया है। उत्तर प्रदेश के लोग बाहर बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में, अलग अलग जगहों में उत्तर प्रदेश के लोग जाते भी हैं और उत्तर प्रदेश में आते भी हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश जो है दोनों तरीकों से, चाहे वो सोर्स है या डेस्टिनेशन है, दोनों उत्तर प्रदेश पूरा एक सोर्स भी है, बहुत बड़ा सोर्स है पलायन का, और डेस्टिनेशन भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे मजदूर आते भी हैं। अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लगभग, अगर सरकार का डेटा अगर देखें, जो सरकार ने डेटा इकट्ठा किया है, क्योंकि सरकार एक प्रवासी मजदूर ऐप सरकार ने बनाया था, जिसमें उन्होंने जितने भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड
वर्कर्स जो माइग्रेशन करके वापस आए हैं, माइग्रेट करके जो गए थे बाहर वापस आए हैं, चाहे वो बस से आए हों, ट्रेन से आए हों, या फिर शेल्टर होम में रहे हों, या फिर क्वारंटीन सेंटर में रहे हों, तो उनका अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 35,000 ऐसे मजदूर थे टोटल, जिसमें से लगभग 12 लाख बड़े मजदूर हैं जो वयस्क हैं और 23 लाख के आसपास हैं जो डिपेंडेंट हैं, जिनको हम मानते हैं कि ये ज्यादातर बच्चे ही हैं। अभी बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन नहीं हुआ है कि उसमें से कितने बच्चे स्कूल गोइंग थे, कितने बच्चे नहीं हैं, तो बट इन टोटल अगर हम देखें तो लगभग 22-23 लाख बच्चे या हो सकता है थोड़ा नंबर कम हो, तो ये तो सरकार का डेटा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकार के डेटा में नहीं हैं। अभी भी हमें गांव से बहुत खबर मिल रही है कि बहुत सारे लोग पहले ही आ गए थे, लॉकडाउन से पहले आ गए थे, या फिर सरकार ने जब डेटा कलेक्ट करना शुरू किया या क्वारंटीन का मामला जब से शुरू हुआ या स्कूलों में जब से शुरू किया तब उससे पहले ही बहुत सारे लोग मजदूर वापस आ गए, पहले ही आ गए थे अपने पैदल चलकर, या फिर बहुत सारे लोग जो पैदल चलकर आए उनका सरकार के पास कोई बहुत ऑथेंटिक डेटा नहीं है। तो ये डेटा लगभग जो सरकार का भी इनफॉर्मल एस्टिमेशन है कि लगभग इन टोटल 55 से 60 लाख मजदूर, जिसमें लगभग 25 से 30 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल गोइंग या नॉन स्कूल गोइंग हैं, जो स्कूल गोइंग कैटेगरी के हैं। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि इन बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या सामाजिक संस्थाएं या पंचायतें या फिर गांव के लोग क्या कर रहे हैं। तो एक यही है कि ये सारे बच्चों का हमें कहीं ना कहीं मैपिंग करने की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है कि ये बच्चे स्कूल गोइंग है तो उनका स्कूल में एडमिशन जैसे ही स्कूल खुलता है तो स्कूल में दाखिला कराने की बात है, या फिर उनका अगर बिकॉज ये बच्चे बहुत बड़ी संख्या में बाल मजदूरी क्योंकि कुछ ना कुछ तरीके से ये बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल जा रहे थे शहरों में जहां पर वो थे, बहुत सारी ऐसी संख्या है जो स्कूल गोइंग है। तो अगर उनको सही से स्कूल की व्यवस्था नहीं मिली तो वो बच्चे स्कूल में वापस नहीं जाएंगे और वो बच्चे ड्रॉप आउट या फिर बाल मजदूरी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, या फिर बड़े स्केल पर क्या कहते हैं ट्रैफिकिंग हो सकती है। तो दूसरा एक और है कि बहुत सारा लोगों का मानना था कि जैसे ही ये लॉकडाउन की सख्ती खत्म होगी तो लोग पलायन करने वाले जो लोग वापस आए हैं वो वापस अपने शहरों की तरफ वापस जाएंगे, मगर जो गांव से देखने को मिल रहा है या जो फील्ड से अभी भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बहुत सारे लोग जो जैसे अमरीश भाई भी बोल रहे थे कि जो लोग वापस आए हैं वो अभी अपने परिवार के साथ वापस शहर में नहीं जा रहे हैं, वो इंडिविजुअली जा रहे हैं। खास तौर से जो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा तबका था जो वापस आया है, गुजरात से बहुत बड़ा तबका है जो वापस आया है, तो वो वापस महाराष्ट्र या गुजरात नहीं जा रहा है। वो भले ही जैसे बुंदेलखंड का बहुत सारे लोगों से बात हुई, अलग अलग लोग पंचायतों के प्रधानों से हमारी बात हुई, तो उनका बोलना है कि लोग जा रहे हैं तो अब वो कानपुर में काम करने जा रहे हैं या लखनऊ काम करने जा रहे हैं, तो वो पुरुष उनका वापस काम करने जा रहा है, तो परिवार की जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो वापस अपने गांव में ही हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल पे एक हम सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए सालों से प्रयासरत हैं, तो हम ये मानते हैं कि स्कूल पे एक एडिशनल बर्डन ऑलरेडी बढ़ेगा। और दूसरा एक जो पहलू है इसका कि शहरों में खासतौर से सरकारी स्कूलों की ऑलरेडी कमी है। दूसरा है कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में जैसे जैसे लोगों का नौकरी गया है, नौकरी खत्म हुआ है, लोगों के रोजगार के साधन कम हुए हैं, वैसे ही लोगों का जो प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ रहे थे वो भी बच्चे या तो ड्रॉप आउट होंगे या फिर सरकारी स्कूल में जाएंगे। तो सरकारी स्कूलों पे जो बर्डन बढ़ने वाला है ये एक सोचने का विषय है। और पहले ही हमारे उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख के आसपास टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दयनीय स्थिति में है, स्कूलों में क्लासरूम नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम को तो आप छोड़ ही दीजिए, लगभग 4 से 5% बच्चों को पे एंड्रॉइड फोन है रूरल एरियाज में। तो ये पूरा सवाल खड़ा हो रहा है कि हमारे स्कूल की व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमें और बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, और जो कलेक्टिव एडवोकेसी करने की जरूरत है वो एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, हो सकता है हमारे लिए, और ये अपॉर्चुनिटी है, सरकार ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, सामाजिक संस्थाओं ने भी कुछ हद तक मिस किया है
कि हम इसको और बेहतर तरीके से, और हमें जिस तरीके से बच्चों के सवाल, शिक्षा के सवाल को और बेहतर तरीके से उठाना चाहिए था, तो हम नहीं उठा पाए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, बट अभी भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इन मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से उठाएं और सरकार पे दबाव बनाएं कि सरकार स्कूली व्यवस्था को, स्कूली शिक्षा को, क्योंकि अब दोबारा से जैसे हेल्थ में हम बात करें कि अगर पब्लिक सेक्टर हेल्थ सिस्टम नहीं होता तो क्या होता लोगों का, आज कितने लोगों की मौत होती। तो ऐसे ही हमें शिक्षा में अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इस क्राइसिस में कहीं ना कहीं हम स्कूल को बेहतर बनाने के लिए और प्रयासरत होने की जरूरत है हमें। इसके अलावा जो मेरे कुछ सुझाव हैं जो स्कूल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से काफी बातचीत भी हो रहा है और कुछ हद तक उन्होंने करने के लिए एग्री किया है। एक तो जैसे मैपिंग की बात हो रही है कि हर एक पंचायत में जैसे जितने भी बच्चे आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनका मैपिंग हो कि कितने बच्चे पंचायत में आए हैं। तो हर एक स्कूल में अब एक रजिस्टर हो, कितने बच्चे आए हैं, किस एज ग्रुप के हैं, उनका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, वो पूरा, अगर वो वापस अपने माता पिता के साथ वापस जा रहे हैं तो वो कितने समय के लिए जा रहे हैं, क्या है। तो ये पहले से भी एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो व्यवस्था नहीं हुई है। तो अभी हमारे सामाजिक संस्थाओं के पास भी, सरकार के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि ये एक मैपिंग, ट्रैकिंग हम सारे बच्चों का करें। और दूसरा है कि जो आउट ऑफ स्कूल का मुद्दा जो पूरा है कि आउट ऑफ स्कूल की संख्या बढ़ने की परिस्थिति है, क्योंकि लोगों का रोजगार गया है, लोगों का स्ट्रेस है, लोगों को पास काम नहीं है, तो इस वजह से बच्चे बाल मजदूरी में बड़ी संख्या में जाने की पॉसिबिलिटीज है। अमरीश भाई भी बात कर रहे थे। तो बाल आउट ऑफ स्कूल बच्चों का हम दोबारा से एक बड़ा मुद्दा, सरकार का एक कार्यक्रम, शारदा कार्यक्रम चल भी रहा है, उसमें चिन्हीकरण ऑलरेडी चल रहा है। तो हम क्या सारे लोग मिलकर जितने भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनका चिन्हांकन और उनको जैसे ही स्कूल खुलता है तो उनका एनरोलमेंट हम इंश्योर करा सकें। और तीसरा जो पूरा अभी वीना दीदी भी बता रही थी कि स्कूल को हमें रीओपन करने के लिए बात करना चाहिए, तो हमारा भी यही मानना है कि स्कूल को रीओपन करना चाहिए और जो व्यवस्था है उसको बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए स्कूल रीओपन हो, क्योंकि स्कूल एक बेहतर जगह है बच्चों के लिए, साइकोलॉजिकली और फिजिकली और एजुकेशनली जो उनको लर्निंग एक्टिविटीज है वो वहां पर बेहतर तरीके से हो सकती है। चौथा, एक हमारे देश में एक इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट है जिसको हमें दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है और उसके क्रियान्वयन को लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, क्योंकि जो भी बच्चे पलायन करते हैं, उनके माँ बाप पलायन करते हैं, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके रोजगार के मुद्दे उस एक्ट में काफी अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं। तो उस एक्ट को हमें रिव्यू करके उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो हमारे प्रदेश सरकार लेबर लॉज में अगले 1000 दिनों के लिए इन्होंने लेबर लॉज को सस्पेंड किया है, तो वो एक बड़ा मुद्दा है जिससे हमें लगता है कि बड़े पैमाने पर मजदूरों का शोषण होगा और बाल मजदूरी बढ़ेगी। और मजदूरों के जो वर्किंग आवर्स हैं, भले ही उन्होंने रोल बैक किया है, बट हकीकत में वो होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिससे श्रम कानूनों में जो बदलाव सरकार, केंद्र सरकार भी बदलाव ला रही है, अलग अलग कानूनों को कंसोलिडेट करके उनको कोडिफाई कर रही है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश सरकार भी सस्पेंड कर रही है। कोई भी कानून, कोई भी मजदूर का अधिकार नहीं बचेगा, तो मजदूरों का शोषण होगा जिससे उसके परिवार पे भी कहीं ना कहीं, बच्चों पर उनके साइकोलॉजिकल, उनका फिजिकल और बाल मजदूरी बढ़ेगी। तो ये 3, 4, 5 मुद्दे हैं आगे आने वाले दिनों में जिसको लेकर हमें कलेक्टिवली एडवोकेसी करने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने रखी है। तो मैं राजेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो जो इस पत्र पर चर्चा करना चाह रहे थे वो इसी से जुड़ा हुआ पत्र है, तो मैं समझता हूँ कि राजेश जी। हाँ, धन्यवाद संजीव जी। मेरी आवाज जा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। तो खालिद जी की बात को बढ़ाता हुआ, एक तो खालिद भाई ने जो आंकड़ा दिया उससे ये निकल के आ रहा है कि प्रदेश में जो 60,000 ग्राम सभा हैं, ग्राम पंचायतें हैं, तो औसतन हर एक ग्राम पंचायत में करीब 40 बच्चे अगर सरकारी आंकड़ा से जाए तो आए होंगे। तो
तो ये एक बड़ी संख्या है। अगर और कहीं पर ज्यादा भी होंगे, कहीं पे कम भी होंगे, और इसी से जुड़ा हुआ है कि इन सभी जगहों पर अतिरिक्त शिक्षकों की भी जरूरत होगी। तो 22 लाख बच्चे मतलब कम से कम 60,000 शिक्षक भी चाहिए। तो सरकार को इन सब को लेकर एडवांस में प्लानिंग करना चाहिए, और मैपिंग तो होता ही रहेगा, पर एक जो अनुमानित आंकड़ा है उसके हिसाब से सरकार को अभी से ही कुछ चीजों के लिए पहल करनी चाहिए। माइग्रेशन का एक दूसरा पहलू भी है जो अभी चर्चा में नहीं आया है, और वो है सीजनल माइग्रेशन का, जिसमें कि बच्चे परिवार बड़ी संख्या में बच्चों को लेकर ईंट भट्टों पर और अन्य जगह जाते हैं। और शारदा अभियान के तहत इस बार उसको रिकॉर्ड करने का प्रयास हुआ है। पर जो मैं आज आंकड़े देख रहा था शारदा अभियान के पहले चरण का, जो कि वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो उसमें एक तो कि बहुत ही कम बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिन्हित हुए हैं, 7 से 14 साल के मात्र करीब 11,000, और उसमें कोई भी बच्चा सीजनल माइग्रेशन प्रभावित नहीं है। कुछ कुल 250 बच्चे कुछ दिख रहे हैं ईंट भट्टों और खदानों में काम करते हुए। तो मेरा कहने का आशय यह है कि व्यवस्थाएं सरकार ने जो बनाई हैं, और सरकार ने काफी पूरी ताकत लगाई है इस बार कि हम स्कूल बाहर बच्चों का ठीक से रिकॉर्ड बना लेंगे, पर क्रियान्वयन के स्तर पर देखें तो फिर से बात वहीं पे आके अटक जा रही है कि जो तंत्र है जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, वहां पर व्यवस्थाओं में कुछ कमी है, जिससे कि हम स्कूल बाहर बच्चों को और प्रवासी बच्चों को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को जमीनी स्तर के गवर्नेंस को लेकर थोड़ा विचार करना चाहिए कि एसएमसी और ग्राम पंचायत को शामिल करता हुआ गवर्नेंस के किस तरह के स्वरूप को हम प्रस्तावित करें, जिससे कि हर एक बच्चे को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, जैसा कि शिक्षा अधिकार कानून में कहा गया था कि स्थानीय प्राधिकारी जो है हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रखेगा और उनके शिक्षा की पूर्ति को ट्रैक करेगा। तो ये जो काम शिक्षा अधिकार कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसको किस तरह से लागू करवाया जाए जिससे कि हमारे पास सही आंकड़ा हो, और वो आंकड़ा जो है रियल टाइम में हो, मतलब कि वो हर एक महीने हर एक 2 महीने पे अपडेट हो रहा हो, जिससे कि हम बच्चों को लंबे समय तक शिक्षा से वंचित रहने का मौका ना दें और तुरंत उन पे हम काम कर पाएं, और इन आंकड़ों को कोई भी कभी भी देख सके और अकॉर्डिंगली विभिन्न घटकों को आगाह कर सके। तो प्रवासी बच्चों को लेकर ये बात मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात ये थी कि ये जो सरकार एक तरफा सोच रही है डिजिटल शिक्षा को लेकर, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को उन्हें एक विकल्प देना होगा, एक जिसको आप कह सकते हैं कि और उस विकल्प में डिजिटल एजुकेशन एक छोटा हिस्सा होगा, यदि परंतु जो बड़ा हिस्सा है वो क्या होगा, इसको लेकर हम लोगों को सरकार से कुछ अपेक्षाएं करनी चाहिए। तो अगर हम वो नहीं करते हैं और सिर्फ डिजिटल एजुकेशन का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। तो इस क्रम में हम लोगों ने एक छोटा प्रयास किया कुछ इलाकों में, जहां पर कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से बैठक करवाई। उसमें शिक्षक भी शामिल हुए और एसएमसी के माध्यम से शिक्षकों से अनुरोध किया गया कि वो स्कूल की जो पुस्तकालय की किताबें हैं वो उपलब्ध कराएं बच्चों को, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं वो कुछ वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई करें और उनके माध्यम से बच्चों को कम से कम उन कहानी किताबों को पढ़ने का मौका दिया जाए। जैसा कि रमाकांत जी राय कह रहे थे कि बच्चे बोर हो रहे हैं, अकेले हैं, वो मजा नहीं आ रहा है, तो इन्हीं कहानी किताबों के बहाने फिर बच्चे मोहल्ले में इकट्ठा होते हैं, वहां पर पीयर लर्निंग होती है, मिलना जुलना होता है, कहानी की बातें होती हैं, कल्पना की उड़ानें भरी जाती हैं। तो इस तरह से जब हम लोगों ने प्रयास किया तो देखा कि हाँ, शिक्षक भी उत्साही हो रहे हैं और समुदाय के लोग भी कुछ उत्साही हो रहे हैं। ऑफ कोर्स चुनौतियां बहुत तरह की होती हैं इन आपदा के समय में, तो फिर भी बच्चों के लिए काफी बड़ा अवसर था। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से कुछ और भी सोचने की जरूरत है, उसी को मैंने पत्र के माध्यम से इंगित किया है। और दूसरी बात यह है कि कई राज्य इस तरह का पहल कर रहे हैं कि बच्चों को वर्कशीट्स, वर्कबुक्स उपलब्ध कराएं, क्योंकि गांव में बच्चों के पास कागज पेन की काफी कमी है। वो कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ अपने अनुभवों को लिखना चाहते हैं, गांव में क्या घटित हो रहा है उसको लिखना चाहते हैं, या तो उनके पास कागज पेन की काफी दिक्कत है। इन हालातों में सरकार को चाहिए कि बच्चों को स्टेशनरी भी उपलब्ध कराएं।
तो इसका एक तरीका हो सकता है कि वर्कशीट्स दिया जाए और शिक्षक जो है देखिए सभी लोग काम कर रहे हैं, पर शिक्षक शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनको अलग तरह की ड्यूटी लगा दी गई जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर पे और कुछ और बातों के लिए। पर मुझे लगता है कि शिक्षक को बच्चों के साथ मिलने का मौका देना चाहिए और शिक्षक बच्चों से कुछ अंतराल पे मिले, उनकी काउंसलिंग करें, उनको इंकरेज करें, उनको कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करने के लिए इंकरेज करें। तो सरकार की तरफ से शिक्षकों को ये संदेश जाना चाहिए, अन्यथा फिर यही बात आएगी कि सरकार शिक्षा के लिए गंभीर नहीं है और शिक्षकों को ये लगेगा कि सरकार उन्हें उनसे शिक्षा का काम ना कराकर कुछ और काम करा रही है। तो मुख्य रूप से मैं यही बात रखना चाह रहा था। धन्यवाद संजीव जी। शुक्रिया संजय जी। संदीप भाई जुड़े हैं क्या इसमें? संदीप भाई, रंजन जी, संदीप भाई जुड़े हैं क्या? संजीव जी किनको आप कह रहे हैं? संदीप भाई, संदीप खरे साहब। संदीप भाई शायद अभी दिखे नहीं है अभी तक। संदीप भाई है नहीं, दिख नहीं रहे। बहुत शुक्रिया राजेश जी और खालिद जी। दोस्तों, अभी हम लोगों ने सवेरे से अमरीश जी, रमाकांत जी, बीना दीदी, खालिद जी और राजेश जी को विभिन्न मसलों पर अपनी बातचीत रखते हुए सुना है और इसमें कई सारे पहलू और बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के मद्देनजर अभी हम स्कोर ने जो एक सर्वे किया है, जो जिन साथियों ने भेज दिया है, उस सर्वे और जो बाकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई है, उस पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीन की हकीकत क्या है, इस पर विनोद जी ने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। मैं विनोद को अनुरोध करूंगा कि वो इस पर अपनी बातचीत रखें और साथ में जो ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट वाला जो मसला था जिस पर हम लोगों ने सबने विरोध किया है, उसको भी थोड़ा सा जोड़ के बातचीत रखने की कोशिश करें। विनोद जी। थैंक यू संजीव जी। इतने सारे साथियों ने जो अपनी बात रखी है, इसमें मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। जब अमरीश जी और रमाकांत जी अपनी बात पूरा कर रहे थे तो उसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसके वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो दिया जा रहा लोन है उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स रखे जा चुके हैं। नटसेल में मैं 2-3 पॉइंट सिर्फ रखना चाहूंगा कि एक तो कि ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है जिसमें टीचर्स के लर्निंग और जो लर्निंग आउटकम्स है, इसे कुछ कंपोनेंट को लेकर के लोन दिया जा रहा है कुछ स्टेट्स में, जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरला, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे स्टेट है। हालांकि इसमें यूपी का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज हम लोग अपने स्टेट में नहीं देख रहे हैं, दूसरे स्टेट में ये प्रक्रियाएं चल रही है, लेकिन कल को हमारे स्टेट में भी प्राइवेटाइजेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने बात कर रखा है कि हम लोग को प्राइवेटाइजेशन को अपोज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन डेवलप करने की जरूरत है और एक मूवमेंट बनाने की जरूरत है। तो ये जो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रपोज किया है, इसमें 25,000 करोड़ का लोन देने का प्रावधान है, जिसमें कि सिर्फ 15% जो शेयर है वो वर्ल्ड बैंक बेयर करेगा, बाकी सारे जो 85% है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल करके इसमें देना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी बात जो थ्रेट नजर आ रहा है वो ये कि उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को कोट किया गया है जिसमें अफ्रीका से लेकर के अपने कंट्री में जो पीपीपी के अलग अलग मॉडल्स चलाए गए थे और जो तमाम रिपोर्ट है उसमें जिसमें प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एविडेंस क्रिएट किया गया है, जैसे रमाकांत जी बोले कि पिछले 10 सालों का ये मुहिम है उनका, उन सभी चीजों को उल्लेखित किया गया है और उसका सहारा लिया गया है। इसमें सबसे पहली बात जो जोर दी गई है उसमें यह कि वाउचर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए उसमें खुली छूट देने की बात की जा रही है और जो सरकारी पैसा है, चूंकि 85% पैसा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का लगने वाला है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 25,000 करोड़ अगर वर्ल्ड बैंक का है तो इसका 85% पैसा इस शेयर का लगने वाला है अपने गवर्नमेंट के द्वारा, और वो सब रूट किए जाएंगे प्राइवेट बॉडीज के थ्रू और प्राइवेट कंपनीज को इसमें इनवाइट किया जा रहा है कि आप अपने मॉडल्स को ला करके यहाँ पे प्रदर्शित करो और ये जो पैसा है ये अपने लिए इसका इस्तेमाल करो। दूसरा ये है कि इसमें
गवर्नमेंट के पास में जो ऑलरेडी लर्निंग इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर जो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट के जो अंदर स्ट्रक्चर है, जैसे BRC हो गए, NPRCs हो गए, डाइट हो गए, CRT हो गए, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही कम जोर दिया गया है, बजाय इसके एक अलग से पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की बात की गई है, जो कि प्राइवेट एंटिटीज को उसमें एंगेज किए जाने की बात की गई है। दूसरा, ये जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग एडवोकेसी कर रहे थे कि जो RT एक्ट आया है, इसके तहत सारे बच्चों को नेबरहुड स्कूल में फ्री एजुकेशन मिले, उसमें कुछ किसी बात के लिए पैसे नहीं ले जाए, पूरा ही फ्री हो, और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये RT एक्ट को के रीढ़ को तोड़ने वाला एक प्रोविजन है, जिसका हम लोग को स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। दूसरा की जो टेस्ट की बात की गई है, उसमें इतने सारे टेस्ट को अगर हम लोग सीरीज में ये इन्वॉल्व करेंगे, इंगेज करेंगे, तो टीचर्स में आपस में ही जो डिमोटिवेशन का एक प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सारे मुख्य बिंदु है जिसको लेकर के हम लोगों ने कल ट्यूटेथॉन भी चलाया था, लेकिन उस ट्यूटेथॉन में भी जो हम लोग को दिखा ये है कि कुछ जो मीडिया मैनेजर्स हैं, जो कि वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उन लोगों ने काफी स्ट्रांगली इसको अपोज किया है, और कुछ लोग तो हम लोग के पीछे ही पड़ गए थे। एक दो लोगों को ब्लॉक भी करना पड़ा, और उनके बहुत ही ह्यूज फॉलोइंग्स है। तो हम लोग को अपना काउंटर जो स्ट्रेटजी है वो भी तैयार करना पड़ेगा। और ये बात है कि ये हमारे स्टेट का मसला नहीं था, तो शायद ये भी कारण हो सकता है कि यूपी से बहुत कम साथी जुड़े, और ये बहुत जल्दी से इसकी प्लानिंग की प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन डेवलप करना चाहिए। पहले मैं अपने कुछ सुझाव दे दूं, उसके बाद फिर मैं जो आप लोगों ने स्टडी किया था उसके लिए उसकी कुछ फाइंडिंग्स को मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले ये है कि अभी हम लोग को वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में जो बच्चे हैं, स्पेशली जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, माइग्रेंट बच्चे, उनको SMC के माध्यम से ट्रैक करने का कोशिश करें, और ये हम लोग कोशिश करें कि वो बच्चे किसी भी प्रकार से ड्रॉप आउट नहीं हो, उनका ट्रैफिकिंग नहीं हो पाए, और वो चाइल्ड लेबर न बन जाए। इसके लिए हम लोग को जोरदार कोशिश करनी चाहिए, और स्टेट के साथ में एडवोकेसी करनी चाहिए कि बच्चों को जो फ्री टेक्स्ट बुक मिलना चाहिए था वो इमीडिएटली मिलना चाहिए सारे स्टेट में। दूसरा कि हम लोग एक बार एक काम करते हैं और जो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट आता है उसमें हम लोग बह जाते हैं, तो हम लोग का जो होलिस्टिक काम है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। तो इसके लिए जो भी हम लोग के यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो कि स्कूल एजुकेशन को और खास करके बच्चों की शिक्षा को या तो इन्फ्लुएंस करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग को एक तरफ एक साथ संयोजित करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हम लोग को आपस में किसी एक को ले लेना चाहिए कि लेबर डिपार्टमेंट के कौन कौन से स्कीम है, WCT डिपार्टमेंट के कौन कौन से स्कीम है, पंचायती राज विभाग के कौन कौन से स्कीम है, जो कि स्कूल एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है और सपोर्ट कर सकता है, और उसको लेकर के हम लोग को होलिस्टिक प्लान बनाना चाहिए। अभी टीचर्स रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन उसमें भी बहुत सारा करप्शन निकल गया है। हम लोग अभी वर्तमान कोविड के कॉन्टेक्स्ट में माइग्रेंट बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन साथियों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो उस रिक्रूटमेंट में करप्शन हुआ था उस वाले इशू को, और साथ में जो टीचर्स के रिक्रूटमेंट का इशू है उसको उठाने के लिए हम लोग को अपनी आवाज धीमी नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को मीडिया एडवोकेसी और तमाम एडवोकेसी करनी चाहिए। इसके लिए NC अगर एग्री करे तो हम लोग को टीचर्स यूनियन के साथ मिल करके कुछ वेबिनार्स टीचर्स यूनियन के साथ भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और मिल करके कलेक्टिव डिमांड हम लोग को देना चाहिए। आपको जैसा संजीव जी ने शेयर किया था कि अभी कोविड के ड्यूरेशन में जब पढ़ाई रुक गई है तो हम लोगों ने सोचा कि एक रैपिड सर्वे किया जाए। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही। अच्छा, तो हम लोगों ने एक रैपिड सर्वे करने का सोचा। इसमें हम लोगों ने 3 तरीके के स्टेक होल्डर को शामिल किया, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसमें प्रशांत जी ने बड़ा सपोर्ट किया है इस पूरे क्वेश्चनर को डेवलप करने के लिए और ये सर्वे प्लान करने के लिए। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर पेरेंट हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
उसमें कुछ एसएमसी और कुछ पेरेंट्स उनका सर्वे कराया है। दूसरा हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल में जा रहे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का भी सर्वे कराया है इस बार, क्योंकि तभी ये बन रहा था सीन की वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक तो प्राइवेटाइजेशन को पुश किया जा रहा है और दूसरा हम लोग को प्राइवेटाइजेशन को अपोज करने के लिए कुछ एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए। और जो ऑनलाइन एजुकेशन की जिक्र की जा रही है उसको प्रमोट करने की वो। और तीसरा स्टेक होल्डर हम लोगों ने लिया था टीचर्स को, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है। तो जो कुछ मेजर फाइंडिंग आए हैं, बहुत सारे डिटेल फाइंडिंग आए हैं, वो आप लोग को रिपोर्ट के फॉर्म में शेयर किया जाएगा। कुछ 2-3 पॉइंट सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स ने, जिसमें कि मेजर पोर्शन था एसएमसीज का, उसमें लेबरर्स और फार्मर्स ज्यादा इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने ये बताया है कि कोविड के ड्यूरेशन में एक तो लैक ऑफ इनकम 82% लोगों ने बताया कि ये इफेक्ट किया है, और दूसरा बच्चों के एजुकेशन पे 72% लोगों ने बताया कि उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। जो मिड डे मील है, ये जब पेरेंट्स से पूछा गया तो 92% पेरेंट्स बोल रहे हैं कि किसी बच्चे को मिड डे मील अभी नहीं मिला है इस ड्यूरेशन में, और 62% पेरेंट्स ने ये बताया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए उनके पास में सफिशिएंट बुक्स भी नहीं है और बुक्स मिला भी नहीं है। हम लोगों ने ये इस बात का पता लगाना चाहा कि कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पता चला कि 73% पेरेंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका इंटरनेट से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 7% पेरेंट्स के पास तो मोबाइल खुद का अवेलेबल भी नहीं था। ये पता चला है कि 72% जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उसमें टीचर्स का कोई इंगेजमेंट नहीं रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन 97% पेरेंट्स ने ये बताया कि हाँ, हम अपने बच्चों को वापस जब स्कूल खुलेगा तो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। सिर्फ 3% पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि नहीं, हम बच्चों को किसी न किसी कारण से स्कूल नहीं भेज पाएंगे। तो लेकिन उन 3% पे भी हमें अपना विचार रखना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। ये हम लोगों ने जब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स से ये सर्वे कराया तो ये पता चला हम लोग को कि टीचर्स के पास में एक तो कैपेसिटी की कमी है, और दूसरा उनके पास में जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका अभाव है। लेकिन फिर भी 33% टीचर्स ने ये बोला कि हम लोग मिड डे मील प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ 66% पेरेंट्स या टीचर्स ने ये जवाब दिया कि हम लोग मिड डे मील अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे जिन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था उसमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ 38% ऐसे टीचर हैं जो कि किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाने के लिए इस ड्यूरेशन में, कोविड के ड्यूरेशन में। दूसरा, हम लोगों ने जब प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स से बात करी तो ये पता चला कि प्राइवेट स्कूल में करीब 12% ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि सिर्फ अपने लड़के को भेजते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, प्राइवेट स्कूल में, और लड़कियों को नहीं भेजते हैं। इसमें जब प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स से ये पूछा गया कि उनका कितना % इनकम जाता है बच्चों की पढ़ाई में, तो एक आधे से ज्यादा पेरेंट्स ने ये कहा कि हमारा करीब 20% अपने बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है। जबकि गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी कर रखा था कि किसी भी प्रकार का फी हाइक नहीं किया जाएगा इस ड्यूरेशन में। फिर भी 58% स्कूल्स हैं जिन्होंने फी हाइक किया है, और 26% स्कूल्स हैं जिसमें 10% या उससे ज्यादा फी हाइक किया गया है। 42% स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने फी उस समय भी डिमांड किया है जब कोविड के ड्यूरेशन में ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था कि आप लोग एडवांस फी नहीं कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो 44% पेरेंट्स हैं जो टीचर्स हैं, उन्होंने ये बताया कि हमारे स्कूल में किसी भी प्रकार का इंगेजमेंट है टीचर्स का बच्चों के थ्रू, और उन टीचर्स का जिसमें कि इंगेजमेंट है बच्चों के साथ में, वो 84% व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, 22% जो टीचर्स हैं वो जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, 24% पेरेंट्स टीचर्स हैं जो
यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं देने के लिए। और असाइनमेंट वगैरह देने की बात करें तो सिर्फ 8% ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे बच्चों को असाइनमेंट दिया जा रहा है। जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भेजने वाले पेरेंट्स को नजर आ रहा है तो ये है कि इंटरनेट उनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है, और दूसरा है कि डेटा बहुत एक्सपेंसिव है उनके पास में, और 22% ऐसे हैं पेरेंट्स जिनके पास में खुद का डिवाइस नहीं है जिसके थ्रू पढ़ा सके। 18% स्कूल ने काफी प्रेशराइज किया पेरेंट्स को फी जमा करने के लिए उस ड्यूरेशन में। लेकिन हम इन सब में एक मेजर जो चैलेंज ये नजर आ रहा है कि हमारे पास में कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है इन सब चीजों को उठाने के लिए। अगर हम SCPCR से भी बात करें तो उनके पास में भी कोई इसका समाधान नहीं है कि हम इन सब इश्यूज को कैसे लेकर के जाए। तो एक इसकी मुझे लगता है कि इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट जो बनेगी, जो प्रशांत जी उसको डेवलप करेंगे, कुछ मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, वो आप लोग के साथ में शेयर किया जाएगा। लेकिन ये बात निकल कर क्या आ रही है कि एक तो डिजिटल एजुकेशन एकदम से मूड नहीं हो सकता है बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त फैसिलिटीज ही नहीं है। अभी जो संजीव जी ने डेटा बताया था उसमें ये ओवरऑल डेटा है स्कूल का, लेकिन सिर्फ 2% ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे फंक्शनल कंप्यूटर अवेलेबल है। यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। संजीव जी। प्रशांत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत कम समय में तो वेबिनार के बारे में अपनी बातचीत रख दें ताकि हम लोग फिर चर्चा शुरू कर सकें। प्रशांत जी। धन्यवाद संजीव जी। चूंकि समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया है हम लोगों के पास, तो सबसे पहले तो संजीव जी और RT फोरम का धन्यवाद कि उन्होंने इस बैठक की शुरुआत की, और इसी से जुड़ा हुआ ये वाला एजेंडा भी है कि हम कैसे ऐसे मुद्दों पे विचार विमर्श को आगे भी जारी रख सकते हैं। तो जैसा कि स्कोर का मैंडेट रहा है कि 4 बड़े बड़े कंपोनेंट्स पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन है, कम्युनिटी है, इंक्लूजन है और ग्रीवियंस रिड्रेसल है। तो अभी पिछले हफ्ते एक थोड़ा सा हम लोगों ने इसको लेकर के कोर ग्रुप में भी चर्चा की थी कि आने वाले समय में जुलाई के पहले सप्ताह से हम एक एक मुद्दे को लेंगे और उस पे वेबिनार को ऑर्गेनाइज करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर क्वालिटी एजुकेशन का एक मुद्दा है तो उसमें टीचर डेवलपमेंट को लेकर के, डिजिटल एजुकेशन को लेकर के, और जिस तरह सभी लोग बता रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन बहुत बड़ा चुनौती के रूप में हम सबके सामने में आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ लगता है कि जो डिजिटल एजुकेशन के अंतर्गत जो कंटेंट क्रिएशन का काम चल रहा है वो उससे भी बड़ा चुनौती वाला है, क्योंकि कुछ कंटेंट से गुजरने का अवसर मुझे मिला है और उसको देख करके काफी निराशा हो रही है कि आनन फानन में जिस तरह से सभी एजेंसीज कंटेंट को डेवलप कर रही है, जिसमें ना इंक्लूजन का ध्यान रखा गया है, ना जेंडर का ध्यान रखा गया है, बस एक खाना पूर्ति जैसा काम किया जा रहा है। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन पे हम स्कोर वेबिनार ऑर्गेनाइज करता है तो इसमें पैनलिस्ट हम लोग चाहते हैं 2-3 तरह के रहे। एक तो पिछले 3-4 महीने में जिन भी साथियों ने व्यक्तिगत स्तर पे या संस्थागत स्तर पर जमीनी तौर पे काम किया है शिक्षक की क्षमता को लेकर के, कंटेंट के ऊपर में, तो उन साथियों को भी हम आमंत्रित करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे शिक्षा विभाग से लोग हैं, चाहे वो SCRT से हो, समग्र शिक्षा अभियान से हो, उन लोगों को भी हम लेकर के आएंगे ताकि एक साझा मंच हम सभी को प्रदान कर सके, जहां जमीनी चुनौतियों को भी हम बता सकें और उसके साथ साथ सरकार क्या सोच रही है और सरकार की रणनीतियों में अगर कोई सुझाव देना है तो वो स्कोर की तरफ से वो सुझाव भी जा सकता है। ठीक इसी तरह कम्युनिटी में विद्यालय प्रबंधन समिति और ये जो माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, इससे संबंधित कुछ विषय रहेंगे और उससे संबंधित विशेषज्ञ और जमीनी स्तर पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको आमंत्रित करेंगे। फिर इसी तरह इंक्लूजन में ये जो सामाजिक और आर्थिक एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है डिजिटल एजुकेशन से, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का जो तादाद बढ़ने की एक संभावना है, बहुत सारे स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट किया गया था, तो अब अगर स्कूल खुलेगा तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के क्या
स्टेप्स लिए जाएंगे सरकार के तरफ से। तो इन मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में हम लोग एक वेबिनार करेंगे। आप सभी साथियों से ये आग्रह रहेगा कि आप अगर किसी भी चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपना नाम जरूर दे दें, ताकि जब हम लोग पैनल को फाइनलाइज करें या किसी विषय पे आपको लगता है कि आपको अपनी बात रखनी है, आपने पिछले 3-4 महीनों में जमीनी स्तर पे काफी अच्छा काम किया है जो मॉडल सबके साथ साझा किया जा सकता है, तो आप किसी को भी संजीव जी, विनोद जी, अजय जी, खालिद जी या मुझे आप अपना नाम दे दीजिए, ताकि फिर हम लोग जुलाई के पहले हफ्ते से हर हफ्ते में एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करें और इस पे जमीन पर जो चुनौतियां हैं उनको भी साझा करें, सरकार की सोच को भी सामने लेकर के आए और मिलजुल करके कैसे बच्चों की शिक्षा को और बेहतर किया जा सकता है इस पर बातचीत करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। शुक्रिया प्रशांत जी। साथियों, अभी हम लोगों के पास तकरीबन 20-25 मिनट है कि जब हम अपना ये ओपन सेशन हम लोग खोल रहे हैं, जो भी साथी अपनी बातचीत करना चाहते हैं इन तमाम मुद्दों पर या और कोई मुद्दा जोड़ना चाहते हैं तो वो अपनी बातचीत अब इसमें रख सकते हैं। अब ये ओपन सेशन है, खुला सत्र है। विनोद जी, मैं प्रभात बोल रहा हूँ। जी जी प्रभात जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी 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 बोलिए जी प्रभात जी। हाँ, अभी जो पिछले 1 घंटे में जो चर्चा हुई है और विभिन्न वक्ताओं ने जिस तरह की चुनौतियों को सामने खड़ा किया है और बता रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं आने वाले समय में खड़ी हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में स्कोर की क्या भूमिका होगी और उसके एक्शन पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इस पर एक कुछ ठोस बिंदु हमको विकसित करने चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत क्योंकि ये कोविड ने बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित किया है, तो मुद्दे अचानक से बहुत सारे आ गए हैं और शायद हम सबको एक साथ ना भी एड्रेस करें तो एक तो प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए कि हम किन मुद्दों को पहले बात करें और किस तरह से करें। कुछ ठोस एक्शन पॉइंट जरूरी है, तो मेरा यही सुझाव है कि इस दिशा में हम सभी लोग कुछ ठोस एक्शन पॉइंट को सुझा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। वंदना जी। हाँ जी, मैं संजीव जी, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। एक कोरोना वायरस के चलते तो हम लोग लगता है एजुकेशन को भूल ही गए थे, बहुत ज्यादा ही बाकी चीजों में एंगेजमेंट हो गया था। लेकिन एक जो आप सब लोगों ने जो कहा है, जो मुझे लगता है कि हाँ एक चिंता का विषय तो है। कई बार ये भी बहुत बुरा लगता है कि ये पूरी जो जनरेशन है ना वो 1-2 साल पीछे चल गई है। ये पूरा ये लॉकडाउन सिचुएशन में बंद जो चल रहा है सब में, तो हमें तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भी आना पड़ेगा इस स्कोर को कि इसको हम कैसे लर्निंग जो इनका जो मतलब बैकलॉग या जो भी कह सकते हैं जो लर्निंग पिछड़ गए हैं जो ये लोग बच्चे पढ़ाई में, क्या तरीका होगा हमारे लिए। क्योंकि अभी जब स्कूल खुलेंगे, स्कूल तो अभी खुलने का फिलहाल तो कोई सीन नहीं है, टीचर्स को भी इंगेज किया जा रहा है। अब ये बच्चा समझिए मार्च से लेकर मोर और लेस दिसंबर तक ये बच्चा बिल्कुल बाहर है पढ़ाई लिखाई के माहौल से। इसको वापस पढ़ाई लिखाई के माहौल में लाना और ये 8-10 महीने की रिकवरी करना, उसके लिए क्या हम स्कोर कोई एडवोकेसी मैकेनिज्म कोई या कोई टेक्निकल चीजें कोई स्कोर क्या इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सेलरेशन मोड में कैसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि वो एज वाइज वो बच्चा स्कूल से बाहर हो जाएगा। एज पर राइट टू एजुकेशन 14 साल से ऊपर होते ही वो बाहर हो जाएगा। अगर 8वें में है बच्चा, मान लीजिए फरवरी में 8वें में था या 7वें में था, तो उसका पूरा सेशन तो ऐसे निकल गया, वो वैसे ही बाहर निकल गया, पढ़ाई लिखाई तो उसके पीछे छूट गई। तो उसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, एक हमें हम सबको मिलकर इस मंथन करना पड़ेगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजिटल डिवाइड, कई बार हम मतलब दिस इज नॉट माई ऑर्गेनाइजेशनल व्यू या ये मेरा एक इंडिविजुअल व्यू भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कई बार मैं खुद इस उथल पुथल से भी गुजरती हूँ और शायद लोग भी सोचते होंगे कि कई बार तो हम डिजिटल गैप को फिल करने की बात करते हैं और कई बार हम उसी डिजिटल डिवाइड का विरोध भी करते हैं। हमारा तो मुझे लगता है कि हमें एक बार थोड़ा सा क्लियर कट हमें सोचना पड़ेगा कि वे आउट क्या होगा। चिंता वाली बात जरूर है कि बच्चे बाहर ना छूट जाएं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, नेट एक्सेस नहीं है, स्मार्टफोन एक्सेस नहीं है, वो बाहर नहीं छूट जाएं। पर ऐसा भी ना हो कि वो
बिल्कुल बाहर भी ना रह जाएं, उनको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि इन सब चीजों से भी उनका इंटरफेस कैसे हो, क्योंकि कोरोना कोई आज की सिचुएशन नहीं है। ये मान के चलिए कि अभी अगले 1-1.5 साल तक 2 साल तक रहेगा कुछ कुछ ऐसा, और कहाँ पे कब रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, कब कहाँ बंद हो जाए, क्या हो जाए, नोबडी नोस। तो वो भी हमें एक सोचना पड़ेगा। और तीसरा मुझे लगता है कि पेरेंट्स को लेके हम कैसे अपना एक मैकेनिज्म रखें, एक स्ट्रेटजी बनाएं कि पेरेंट्स भी इक्वली, क्योंकि अब उन पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब वो शिक्षक पे और स्कूल पे उतनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जितना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि तुम ये हमारी तरफ से भी एफर्ट्स होने चाहिए कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में कैसे इन्वॉल्व हो, कैसे इंगेज हो, घर में भी रह रहा है तो कैसे हो। क्योंकि अभी जब मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख भी होता है कि यंग बच्चा है, 13-14 साल की लड़के लड़कियां हैं, एनर्जी चैनलाइजेशन का अब तो और बुरा हाल है। क्योंकि पहले तो फिर भी स्कूल कहने को हुआ करते थे, जाते थे बच्चे स्कूल, या बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स लौटे नहीं थे, तो गाँव में परिवारों में इतनी भीड़ नहीं थी। अब वो लोग जो लौटे हैं, जो बहुत एक्सपोज्ड हैं, तो वहां पे ना एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत हो रहा है, लड़कियों का भी हो रहा है, लड़कों का भी इक्वली हो रहा है। एक दूसरे पे मतलब बहुत वैसे आरोप भी लग रहे हैं, रेप के, इसके। तो ये सारे जो एनर्जी का पॉजिटिव चैनलाइजेशन, यूथ एनर्जी जो है, उसको हम कैसे एंगेज करें मीनिंगफुल एक्टिविटीज में, ये भी हमें हम सब लोगों को मिलकर एक वे आउट निकालना चाहिए और गवर्नमेंट को बताना चाहिए। क्योंकि ये जो अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारा डेटाबेस ऐसा है जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास है कि जो गांव में या बैकवर्ड एरियाज में जो क्राइम बढ़ा है, किस तरीके का क्राइम बढ़ा है, वो डेटा गवर्नमेंट के पास है। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या कहीं कन्वर्जेंस सोच सकते हैं कि ये इशू आ रहे हैं, ये इस लेवल पे चीजें शूट अप हो रही हैं, तो एजुकेशन कैसे वहां पे चीजों को ओवरकम करने में हेल्प कर सकती है, स्कूल कैसे हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, प्लस उनके लिए हम ऑल्टरनेटिव तरीके पढ़ाई के क्या सोच सकते हैं कि बच्चे अपने आप को मीनिंगफुल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकें। ये थोड़ी मेरी चिंताएं थी जो कोरोना के दौरान बहुत दिमाग में ऑन एंड ऑफ आती रही, और एक अच्छा मौका मिला कि चीज हमने आपसे शेयर कर पाए। तो मिलकर शायद हम लोग को इस सब चीजों पे कुछ चीजें इमर्ज करनी पड़ेंगी जो शायद हेल्प कर सके लोगों को। दैट्स इट। संजीव जी, इस ड्यूरेशन में हम लोगों ने भी कुछ स्टेट पे स्कोर में एडवोकेसी किया है, उसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया, मुझे लग रहा है साझा करें तो। मैंने अमरीश जी के बाद मैंने जिक्र किया था सबसे बारे में, हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव को, अपर सचिव को, तमाम प्रवासी मजदूरों में स्कूल गोइंग जो बच्चे थे उनको लेकर के 7 पॉइंट का, और प्रवासी मजदूरों का लेकर के 7 पॉइंट का अलग अलग 2 पत्र भेजे, मिड डे मील वाला भेजा, और भी तमाम मैंने जिक्र किया था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जी बहुत सारी बातें तो हुई गई हैं, और अच्छा जो लोग पता नहीं क्यों सब लोग वीडियो अपना ऑफ कर दिए, ऑडियो ऑफ कर दे, आवाज ना आए। बहुत दिन बाद सब लोग दिखाई तो दे। खैर, अभी जो है, जो संकट है और जिस पर चर्चा हुई है वो तो हम सब लोगों ने सुना ही, लेकिन कई तरह की मुश्किल आ गई है। ये सब जो हो रहा है ये तो मुश्किल ही है, हम लोगों के सामने भी मुश्किल आ गई। दिक्कत ये आ गई है कि एडवोकेसी करने में प्रॉब्लम आ गई। अभी जो हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, ईमेल से लेटर भेज रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन आना जाना कठिन हो गया है। अभी मैं 4-5 दिन पहले एक दूसरे मुद्दे पर रेवेन्यू बोर्ड गया था, मैं देखा कि कोरोना वायरस का एक बहाना मिल गया। पहले अंदर तक चले जाते थे, अधिकारियों से मिल लेते थे, देखा जाएगा जो होगा, बातचीत करते थे, जानकारी ले लेते थे कि इस मामले में क्या हो रहा है। तो लेकिन अभी ये सब बहुत कठिन हो गया है। आने वाले समय में क्या कंडीशन बनेगी तो देखना पड़ेगा। और अभी जो ईमेल हम लोग भेज रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, इन सब का प्रभाव बहुत सीमित है। शासन के स्तर पर, प्रशासन में बहुत कम ही लोग हैं जो बहुत गौर से हम लोगों की बात सुने, पढ़ें, कुछ एक्शन लें। तो ये सब चैलेंज आ गया। और ग्रामीण स्तर पर, चूंकि इधर मैं भी कुछ दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो गया था, तो बहुत फोकस नहीं कर पाया कि शिक्षा के मुद्दे पर, खास करके प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हस्तक्षेप हम लोग करेंगे। लेकिन यह है कि आज की बातचीत सुन करके आइडिया तो लगा ही, और एक नई एनर्जी
एक नया जोश उत्साह मिला। तो आने वाले समय में हम लोग जो लोकल हैं यहाँ के, लखनऊ के साथी, यूपी के, बातचीत करके और क्या कर सकते हैं, क्या रास्ता निकाल सकते हैं कि प्रभावी तरीके से हम लोगों की बात पहुंचे शासन तक, सरकार तक, और कुछ उस पर कार्रवाई हो सके। ग्रामीण स्तर पर गांव में पहले ही बहुत प्रॉब्लम थी। प्रवासी मजदूर आ गए और आबादी आ गई, बच्चे आ गए, प्रॉब्लम और बढ़ गई है। बच्चों की जिंदगी में तो बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं। तमाम प्राइमरी स्कूलों का हाल अब जाकर के देखिए। जिन प्राइमरी स्कूलों में पहले से बहुत प्रॉब्लम था और अभी और दिक्कत आ गई है। कहीं पे कुछ हुआ है, कहीं सामान रखा हुआ, मैंने देखा जहाँ पे मेरा ज्यादा आना जाना है, कहीं पे सामान रखा हुआ है, कहीं पर किसी ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों ने कहीं कुछ का उसको कहीं पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था, कहीं कुछ मतलब दूसरे इस्तेमाल में भी शुरू हो गया। कई जगहों पे मैंने देखा कि प्राइमरी स्कूलों का दूसरा भी इस्तेमाल शुरू हो गया। हालांकि जैसे जैसे ये सब चीजें बदलेंगी ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग आज की बातचीत से जो सुने हैं, समझे हैं, इस पर कैसे अमल होगा, क्या कार्रवाई करेंगे भविष्य में, आने वाले दिनों में, और क्या एडवोकेसी बनेगी, तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्लान करेंगे इसको। और अभी लॉकडाउन खुल गया है, तमाम गवर्नमेंट ऑफिस में भी आना जाना शुरू हो गया है, और हमें लग रहा है कि आने वाले महीने में, जुलाई में, अगस्त में धीरे धीरे लोग नॉर्मल हो रहे हैं। पहले लोग जहाँ ज्यादा डर रहे थे, अभी आना जाना बढ़ रहा है। तो मैं देखता हूँ मैं अगले हफ्ते ही आइडिया लग जाएगा कम से कम मुझे कि एजुकेशन में, डिपार्टमेंट में, या महानिदेशक के यहाँ, या जो निषादगंज ऑफिस है, अभी मैं इधर गया नहीं 1-2 महीने से, तो एक राउंड लगा लूँ तो आइडिया लग जाएगा, और मैं जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी फिलहाल यही बात है। बहुत शुक्रिया अजय जी। संजीव जी, मैं कुछ रखना चाहता हूँ। जी। सबसे पहले तो जो प्रभात जी ने बोला, उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि वर्तमान स्थिति, स्कोर की भूमिका और प्राथमिकता, ये हमें जल्दी से जल्दी तय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे काम करने के लिए एक दिशा भी प्रदान करेगा और जरूरत जो तैयारी करने की है उसमें भी काफी मदद करेगा। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो, अगर हम ये 2 या 3 पेज का एक नोट ऐसा विकसित कर लें जिसमें थोड़ी सी वर्तमान स्थिति को, जो सभी साथियों ने अपनी बात में रखा भी है, दूसरा स्कोर की क्या भूमिका होगी, जो हम लोग पिछले 3 पत्र जो मुख्यमंत्री को गए हैं उसमें हम लोगों ने लिखा भी है कि कोई भी ऐसी अगर टास्क फोर्स बनती है तो स्कोर के विशेषज्ञ उसमें शामिल होना चाहेंगे। तो उस तरह का क्या भूमिका रहेगा स्कोर का अलग अलग चीजों को लेकर के। और तीसरा कि बहुत सारी बातें आ रही हैं, मतलब डिजिटल एजुकेशन से लेके माइग्रेशन का समस्या, न्यूट्रिशन का, हेल्थ हाइजीन का, सेफ्टी सिक्योरिटी का, तो अभी क्या प्राथमिकताएं हमें लेकर के चलनी चाहिए। तो ये जितना जल्दी से जल्दी हम सभी साथी मिल करके तय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, एक जो हम लोग रैपिड असेसमेंट कर रहे हैं, इसको जितनी जल्दी हम एक रिपोर्ट की शक्ल में लेकर के आ जाएं, और अगर सैंपल अभी कम हो रहे हैं तो बाकी संस्थाएं अगर मदद करें कुछ और सैंपल इकट्ठा करने में, तो वो काफी अच्छा होगा। क्योंकि जिस तरह के रुझान अभी विनोद जी बता रहे थे कि 70% से ज्यादा लोगों के पास अभी स्मार्टफोन नहीं है और सभी लोग डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों में हमें एडवोकेसी करने में काफी मदद मिलेगी जिस दिन ये रिपोर्ट हमारे पास फाइनल होकर के तैयार हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि बच्चों के पास मोबाइल की उपलब्धता और सुविधा दोनों नहीं है, विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, तो हमें पाठ्य पुस्तक और कुछ अन्य स्टेशनरी को लेकर के शिक्षा विभाग से बात करना चाहिए कि हमेशा ये माना जाता है कि बच्चे शिक्षा से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा संभावना होता है उनका वापस बाल मजदूरी में चले जाने का, अर्ली मैरिज का,
और भी बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी रहती हैं। तो पाठ्य पुस्तकों के पहुंच जाने से, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहा है, डिजिटल एजुकेशन का लाभ वो ले नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट पाठ्य पुस्तक और कुछ अन्य स्टेशनरी अगर उन तक उपलब्ध हो जाएगी तो बच्चे का थोड़ा सा एक जुड़ाव देखने को मिलेगा। और जो संगठन समुदाय स्तर पर काम कर रही हैं वो अगर कुछ इस तरह का समुदाय आधारित कुछ कार्य करती है, जब तक कि ये पूरा लॉकडाउन नहीं खुलता है, पूरा स्कूल नहीं खुलता है सुचारू रूप से, तो मुझे लगता है कि काफी मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया। और कोई साथी? इम्तियाज जी को मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों बाद। इम्तियाज जी है कि चले गए? इम्तियाज जी? हेलो, एक बात मैं कहना चाह रहा था। जी हेलो जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, प्रशांत भाई, जो भी आपने कहा है, चूंकि आप लोग और भी ज्यादा जानकारी रखते हैं, गहरी जानकारी रखते हैं। अभी क्या है कि अगस्त या सितंबर में जैसे तैसे फिर विधानसभा का सत्र शुरू होगा, और मेरा अपना अनुभव है, सबका अपना अपना काम है, कि मैं चाह रहा था कि अगर एजुकेशन में इधर जो बहुत बदलाव हुए हैं लॉकडाउन में, जो नई परिस्थितियां बनी हैं, उनके अनुरूप अगर कुछ बेहतरीन सवाल जिन्हें हम सरकार पर से जानना चाहते हैं या उन पर दबाव डालना चाहते हैं, या हमारी कोई मांग है, कुछ कंक्रीट मांग, अगर चूंकि इस 2-3 महीनों के दौरान पिछले लॉकडाउन में क्या क्या हुआ है और क्या नई परिस्थिति बनी है और क्या नई मांग सामने आ रही है, अगर ठोस रूप में ये बन सके तो मैं कुछ लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल लीडर हैं, एमएलए वगैरह हैं, तो उन लोगों की भी अपनी एक भूमिका है और बहुत अच्छा होगा। और वो लोग भी हमसे अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग थोड़ा सा आइडिया दीजिए हमको कि और क्या किया जा सकता है, कौन सी नई मांग जनरेट की जा सकती है। तो ये तो सबके लिए आसान नहीं होता है कि सारी परिस्थितियों का एनालिसिस करना और कोई मांग निकालना। तो इस काम में अगर आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर ऐसा कुछ हो सके, 2, 4, 5 मांग डिमांड हमारी, तो बहुत अच्छा होगा। अजय जी, इस संदर्भ में मेरा एक सुझाव है, वो ये है कि शिक्षा अधिकार कानून के तहत स्थानीय प्राधिकारी को एक जिम्मेदारी मिली है कि हर एक बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने को वो ट्रैक करे, यानी कि वो हर एक बच्चे का आंकड़ा रखे और समय समय पर देखे कि वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं। तो मेरा कहना यह है कि विभाग के अपने सर्वे के माध्यम से स्कूल बाहर बच्चों का चिन्हांकन ठीक से नहीं हो पा रहा है। जैसे कि इस शारदा अभियान के तहत फर्स्ट चरण में मात्र 11,000 बच्चे चिन्हित हुए हैं और कोई भी प्रवासी बच्चा चिन्हित नहीं हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब शिक्षा अधिकार कानून के तहत स्थानीय प्राधिकारी यानी कि ग्राम पंचायत, नगर निकाय को जिम्मेदारी मिली है, तो क्यों ना सरकार उनको इस संदर्भ में अवगत कराए और उनको संसाधन दे, सुविधा दे, जिससे कि इन सारे बच्चों का ऑनलाइन डेटा जो है पंचायत स्तर पर वो फीड हो। जैसे कि पंचायत विकास योजना फीड हो रही है, तमाम चीजें फीड हो रही हैं, तो और उसको ऑनलाइन ही हर एक त्रैमास पे ट्रैक किया जाए। तो इससे क्या होगा कि शायद हम बच्चों की शिक्षा प्राप्ति का सही आंकड़ा प्राप्त कर पाएंगे, और ये चीज शिक्षा विभाग से थोड़ा हटकर होगा, तो उसमें ज्यादा उसमें विश्वसनीयता होगी और वहाँ पे हम लोग प्रवासी बच्चों के आंकड़े भी ठीक से रिकॉर्ड कर पाएंगे, देख पाएंगे। और पंचायत का इसमें इंटरेस्ट है, वो चाहेगा कि ऐसे बच्चे चिन्हित हो और उनके लिए सरकार कुछ प्रोविजन करे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर शिक्षा विभाग जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए काफी कम आंकड़ों को दिखाना चाहता है। और तो ये आप जो है मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विधानसभा में उठवा सकते हैं। और पंजाब सरकार ने इस संदर्भ में पंचायतों को पत्र भेजा भी है, मेरे पास उसका एक रिकॉर्ड है। नहीं, ये तो खैर आप अच्छा कह रहे हैं, और जो आपने चिट्ठी बनाई है ये महानिदेशक को देने वाला और सीएम को देने वाला ईमेल आईडी भेजा है, मैं जाकर के भी इसको दे आऊंगा ऐसे ही। तो
तो लेकिन और भी ऐसे जो भी आपने बात कही है वो अमृत भाई ने भेजा था मुझको। कल दरअसल बारिश होने लगी और बातचीत फोन पर तो हमने समझ लिया था। खैर, तो अगर और भी ऐसी कोई चीज सामने आए, जैसे अभी एक इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है, तो बहुत मदद मिलेगी। कभी भी कोई ऐसा आइडिया आए इम्पोर्टेंट हो तो, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं हो पाता है इतना डीपली जाना, चीजों को एनालिसिस करना, समझना, एक डिमांड सामने लाना। और खास करके अभी हम सब लोगों के साथ, खास करके मेरे साथ क्या हुआ कि कई दूसरे कामों में इन्वॉल्व, तो जब आप जुड़े रहते हैं तो ज्यादा तेजी से। अरे हाँ, एक दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप सभी को, वो ये है कि विद्यालय प्रबंध समिति हमारे हक आधारित काम का आधार है। तो कहीं न कहीं हमें अपने पूरे काम में इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए कि इनके बेहतर गठन, इनके प्रशिक्षण, इनका संगठन, इनकी आवाज, इनकी भागीदारी। तो इस दौरान जब स्कूल बंद है तो कहीं न कहीं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग भी नहीं हो रही है। तो इस बीच में हम लोगों ने प्रयास किया कि क्या कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो सकती है, तो पाया गया कि हाँ, ये संभव है। कम से कम 5-6 सदस्य तो जुड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि हम लोगों ने जो एसएमसी फेडरेशन बनाई है उसकी भी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल से छोटी बैठकें आयोजित की। तो इस तरह से एक प्रयोग किया, तो इसे समझ में आ रहा है कि सरकार अगर चाहे तो शिक्षकों को इंकरेज कर सकती है कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल के ही माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग करें और इस मीटिंग का कुछ एजेंडा हो, जैसे कि जो बच्चों की बात हो रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके लिए समुदाय, सरकार क्या करे ना करे, इस तरह की राय विचार करना, बच्चों की संख्या लेना, और ये जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है इसको लेकर क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कत है, इस तरह की बातें हो सकती है। तो कहीं न कहीं मतलब हमें सरकार को मतलब अभिभावकों की आवाज सुनने के लिए और शिक्षकों को अभिभावकों के नजदीक लाने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से एसएमसी बैठक का आयोजन करवाना एक विचार है। दूसरा ये है कि एसएमसी का दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है इसी अगस्त सितंबर में। तो अब इसको ये एक बड़ी समस्या है कि इसका पुनर्गठन कैसे हो दोबारा। और होता यूं है कि 2 सालों में, 3 सालों में बच्चे जो है पास आउट हो जाते हैं, तो कई गार्जियन ऐसे होते हैं, मेंबर ऐसे होते हैं जिनके बच्चे अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में नहीं होते हैं क्योंकि वो पास आउट कर गए हैं। राजेश जी, हाँ, एक बात मैं रखूं, आप जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हम लोग इसके बजाय कि हम लोग पुनर्गठन हो, इसके लिए एडवोकेसी करें कि उसको 1 साल और एक्सटेंड कर लिया जाए और जो पास आउट वाले बच्चे हैं उस उन पेरेंट्स को ही सिर्फ चेंज किया जाए कोविड के कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, इनफैक्ट देखिए एसएमसी पुनर्गठन का एक तरीका ये भी हो सकता है कि सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को रिप्लेस किया जाए जिनके गार्जियंस जो हैं स्कूल से, जिनके बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं। तो हर एक कक्षा के बच्चों के तो ये एक हर एक साल एक मेंबरशिप रिन्यूअल हो सकता है। तो ये भी एक विकल्प अच्छा है, मैं इससे सहमत हूँ। ठीक है संजीव जी, अगर और किसी को बात रखना हो तो एक बार बोल दीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग जो मिनट्स में प्रायोरिटाइज करेंगे फिर उसके बाद सबको एक बार सर्कुलेट कर लेंगे तो ये ठीक रहेगा। और साथी को कोई बातचीत अपनी रखनी हो वो रख सकते हैं। अभी हमारे पास 5-7 मिनट का समय है। अमरीश जी। हाँ संजीव जी, आपको मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें आपने सुनी है। हाँ, नहीं, जरूर आपके मन में कुछ बातें होंगी। मेरा इसमें ये कहना है कि कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हम लोग चुन लें कि क्या हम करेंगे। एक तो ये है कि इस मौके पर जो हमारे साथी हैं जिलों जिलों में फैले हुए, उनको जोड़ना भी एक बहुत बड़ा काम है और उनको सही पर्सपेक्टिव देना भी नेटवर्क का काम है इस समय। जैसे मान लीजिए अभी तो आपकी कार्यकारिणी की बैठक है, तो एक बड़ी बैठक भी करने के बारे में सोचिए। हर जिले से 5-5, 10-10 लोगों को चुन के उन लोगों को भी एक इस तरह की मीटिंग में जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि उससे मुझे लगता है कि एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा, सही इंफॉर्मेशन जाएगी, मैसेजेस जाएंगे। अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वहां से कुछ और भी मुद्दे निकलेंगे कि क्या हो रहा है असल में, क्योंकि देखिए
इस समय एक तो न्यूट्रिशन का मामला भी बहुत बड़ा है, फूड न्यूट्रिशन का भी मामला बहुत बड़ा है। बच्चे मतलब उनको खाने का भी मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के थोड़ा एडवोकेसी किया जाने की जरूरत है। दूसरा, हम लोग ये सोच रहे थे कि क्यों न जो बच्चे प्रवासी लोग लौटे हैं उनके बच्चों का एक डेटाबेस तैयार करे सरकार, ये मांग करें हम उठाएं कि उनका आप डेटाबेस तैयार कीजिए ताकि उनकी शिक्षा के बारे में बात की जा सके कि उनको कैसे, क्या प्रोग्राम है, कहाँ जोड़ने वाले हैं। उनको नेबरहुड स्कूल से जोड़ेंगे तो उस स्कूल की क्या कंडीशन है, उसमें क्या क्लासरूम चाहिए, क्या कुछ ये कॉन्क्रीट भी हम लोगों को थोड़ा इसके बारे में भी बात करनी चाहिए कि उनका डेटाबेस और उनकी लर्निंग कंटिन्यू रखने के लिए सरकार क्या करेगी, इसके बारे में भी चर्चा करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे लिए। तीसरा, लड़कियों के बारे में, शिक्षा के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। ये मुझे लगता है 6-7 पॉइंट जो है वो हम लोगों को कंक्रीट कर लेना चाहिए और उस पर थोड़ा ग्रास रूट एंगेजमेंट भी और एडवोकेसी प्लान भी ये भी बनाना चाहिए। इतना ही मुझे मेरा सुझाव है कि एक तो सभी हमारे जितने लोग हैं, लास्ट मेंबर ऑफ स्कोर, उसको आप इस पूरे अभियान में कैसे जोड़ सकते हैं। जरूरत पड़े तो जिन लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा है वो लोग ऑनलाइन से भी बात करें, नहीं तो उनको आप मेल भेजिए या जो भी जैसे भी हो उनको कम्युनिकेट करना, लिंक बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है इस समय। और दूसरा, ये 5-6 मुद्दे क्या हो सकते हैं जिन पर कॉन्क्रीट एडवोकेसी प्लान बनाया जा सकता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो और कोई साथी? निरंजन जी, निरंजन जी। जी जी संजीव जी, हेलो। आपको कुछ जोड़ना है? नहीं, मुझे लगता है कि सारे मुद्दे इतने विस्तार से आए हैं कि उसमें कुछ ऐसे जोड़ने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मेरा एक ही सुझाव था, जो विनोद जी ने जो डेटा भी रखा काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, इस मायने में कि उसके इर्द गिर्द हम लोग कुछ एडवोकेसी पॉइंट्स अपने बना सकते हैं। और साथ ही ये अजय जी ने भी जो कहा, अजय शर्मा जी ने, वो भी हम लोग क्या एडवोकेसी में पॉलिटिकल एडवोकेसी किस तरह से कर सकते हैं, अभी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के क्या उसके कुछ पॉइंटर्स बनाए जा सकते हो, तो ये थोड़ा देखा जाए। और ये डेटा अगर साथियों के साथ शेयर किया जा सके तो वो और भी अच्छा होगा। और दूसरी बात मुझे एक और कहनी है कि थोड़ा अगर मीडिया मोबिलाइजेशन इसके इर्द गिर्द हो सके तो सारे साथी अगर कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी अच्छा होगा कि आगे हम लोग अपने मुद्दे को बढ़ा सकें। क्योंकि खास करके वर्ल्ड बैंक वाला जो मुद्दा है वो सिर्फ इसका ही नहीं है, मैं देख रहा था कि पिछले 1.5-2 साल से इस तरह की प्रक्रिया चल रही है और वो शायद आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसके इर्द गिर्द कैसे हम लोग अपनी बात को करें, बस इतना ही मुझे कहना था। संजीव भाई, अभी जो चर्चा हुई है और जो तमाम महत्वपूर्ण बातें हुई है या जो चिंताजनक पहलू सामने आए हैं, हम लोग जो है इसको एकत्रित करके और पॉइंट वाइज हम लोग कोई प्रेस रिलीज वगैरह भी जारी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी हो पाए अभी, तो ऐसे ही एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते हैं। और बशर्ते ये है कि उसमें रहेगा क्या क्या, हमारी मांगे क्या क्या रहेंगी और हम लोगों का क्या एनालिसिस है। अगर 1-2 पेज में ऐसा आ पाए तो बहुत संभव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जी, कैसा रहेगा ये? ठीक है, ठीक आइडिया है। इस पर ये रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाए, फिर हम लोग अपना जो स्टेप फॉरवर्ड तय करेंगे कि हम लोगों का क्या फोकस रहेगा, क्या चीजें रहेंगी। जो प्रशांत जी कह रहे थे, तो अमरीश भाई ने बहुत रेखांकित रूप से कहा है कि हम लोग एक पूरा तैयार कर लेंगे हमारी क्या आगे का काम का क्या लक्ष्य है, क्या हमारी पैरवी के तरीके होंगे, तो फिर हम लोग एक प्रेस रिलीज जारी करें जिसको ये इन चीजों के मुद्दों पर निगाह रखता है या बातचीत करता है या चिंता करता है और हम आने वाले समय में क्या कर करेंगे। तो आपकी बात ठीक है, इस पर हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से भी अपनी बातों को ले जाने का ये विनोद भाई जो बात बोले हैं अभी, जी, क्या वो हिंदी में उपलब्ध है? अब ये तो विनोद भाई बता पाएंगे। ये हिंदी में नहीं है, लेकिन अगर आप अजय जी बनाना चाहे तो ये अभी प्रशांत जी के पास है, मेरे पास है, संजीव जी के पास है।
तो आपको मेल कर दिया जाएगा। संजीव जी आप प्लीज उनको मेल कर दीजिए, वो प्रेस रिलीज बना करके एक बार हम लोग को दिखा लेंगे और उसके बाद स्कोर के आईडी से उसको मेल कर दीजिएगा, है ना? ये ठीक रहेगा अजय भाई। दे आएंगे सबको, कोई दिक्कत हाँ आप दे आइएगा पर्सनली, वो भी ठीक रहेगा। तो एक प्रेस रिलीज आप तैयार कर दीजिए अजय जी, ये रिपोर्ट संजीव जी आपको मेल कर देंगे। क्योंकि अभी जो है ना अखबारों में जो बातें आपने कही हैं, ऐसा कोई रिपोर्ट या अध्ययन अभी नहीं आ रहा। नहीं, मैं दो बात बोल रहा था अजय जी। ये जो अब अखबार में बात आने वाली बात है, ये रिपोर्ट तैयार हो जाने दीजिए, 4-5 दिन उसमें लगेंगे। उसके बाद आप शेयर करिएगा, क्योंकि फिर अखबार वाले डिटेल रिपोर्ट पाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो फिर उसमें फेस सेविंग वाली बात हो जाएगी, तो वो तैयार कर दीजिए। लेकिन अभी जो स्कोर में चर्चा करी, इसमें जो की इश्यूज कंसर्न्स दिख रहे हैं, उसको लेकर के अगर आप कोई प्रेस रिलीज डेवलप करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं आज वाली मीटिंग पर। हाँ, आज वाली मीटिंग। ठीक हम करते हैं। ये जो रिपोर्ट वाला है, इसके लिए 7-10 दिन रुक जाइए। ये प्रशांत जी को थोड़ा डेवलप कर लेने दीजिए, और उसके बाद फिर आप शेयर करिएगा। जब वो ड्राफ्ट रिपोर्ट भी कम से कम शेयर कर देंगे, या 2 पेज में शेयर कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अब टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, पर पर्याप्त फिलहाल बातचीत भी हो गई है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो सीनियर साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, जैसे अमरीश जी हैं, आदरणीय रमाकांत जी हैं, खालिद सर हैं, प्रशांत भाई हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस पूरी चर्चा में शामिल हुए हैं, तहे दिन से उन सबका बहुत शुक्रिया। और आज की इस चर्चा से खास करके मैं व्यक्तिगत रूप से एक नई ऊर्जा मिली। बहुत दिनों बाद एजुकेशन पर हम इन्वॉल्व हो पाए हैं। तो और जो भी आज बातें हुई हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर जहां रिपोर्ट बन जाएगी, या जो आज मीटिंग हुई है, इसकी प्रेस रिलीज भी चली जाएगी। और हम लोग पूरी सक्रियता से इस संकट के समय में अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।